बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं जुगन काजिम एंड आई होप कि आपकी सुबह पॉजिटिव और खुशगवार गुजर रही होगी। व्यूअर्स, सबसे पहले तो मैं आपसे बात करना चाहूँगी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, और वो है दांत। देखिए, हमारी स्माइल हमारे चेहरे को खूबसूरत भी दिखा सकती है और हमारे चेहरे को अनअट्रैक्टिव की तरफ भी लेके जा सकती है। हम अपनी स्माइल के ऊपर, अपनी मुस्कुराहट के ऊपर शायद उतना काम नहीं करते जितना हमें करना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें 32 दांतों से नवाजा है और ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। हम शायद अपने जिस्म के जिस हिस्से को सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं वो हमारे दांत ही होते हैं। अब मुस्कुराहट का ताल्लुक ऑफ कोर्स हमारे दांतों से बहुत डायरेक्टली होता है। हमारे चेहरे पे क्या पॉजिटिविटी है, किस किस्म की लुक है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा है, ये सब चीज़ें किसी ना किसी तरीके से हमारे दांतों से कनेक्टेड हैं। कैसे? जब इंसान मुस्कुराता है, जैसे कि मैं स्माइल कर रही हूँ, मेरे दांत साफ़ हैं, मुझे पता है कि कोई दांत टूटा नहीं हुआ, कोई इशू नहीं है, अजीब नहीं लग रहा। होता ये है कि मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, खुद एतमादी आ जाती है। लेकिन अगर किसी के दांत मिसिंग हैं या दांतों में कीड़े लगे हुए हैं या दांतों का रंग अजीब सा हुआ है या पीले हैं दांत, तो इंसान खुल के मुस्कुराता भी नहीं है, जिससे ऑफ कोर्स हमारी मुस्कुराहट मुतासिर होती है। दांतों का ख्याल रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, दांतों की भी कुछ बीमारियां और ऐसी डिजीज़ेज़ होती हैं जैसे कैविटीज़ या केरीज़ होती हैं, जिसको हम दांतों में कीड़ा लगने की भी बात करते हैं। जिंजवाइटिस भी एक बीमारी है जो हमारे गम्स की, हमारे मसूड़ों की बीमारी होती है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हमारे दांतों को हो सकती हैं जिसकी वजह से हमारे मसूड़े, हमारे गम्स कमज़ोर होते हैं या हमारे दांत खाए जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर हम अपने दांतों को खोना यानी कि लूज़ करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली हमारी स्माइल बहुत बुरी तरह मुतासिर होती है। लेकिन हमारे दांतों का काम सिर्फ मुस्कुराहट नहीं होता। हमारे दांतों का काम जो है मुस्कुराहट से हट के उसके अलावा भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, और वो है खाना चबाना। जब तक हम खाने को सही तरीके से चू करके अपने हलक से नहीं निगलते, तब तक हमारा खाना जो है वो प्रॉपर तरीके से हमारे पेट में हज़म नहीं होता, यानी कि हमारा निज़ाम हज़म भी इससे इफ़ेक्ट होता है। दांतों को हम चू करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे जॉ लाइन को डेफिनेशन भी देता है। दांत एक बहुत ही यूज़फुल पार्ट है, बहुत ही काम की चीज़ है, जिसको हम शायद वो वाली वैल्यू नहीं दे रहे। इसीलिए आज के शो में इसी गुफ्तगू से हमने आगाज़ किया कि दांतों के ऊपर क्या एफ़र्ट करनी चाहिए। देखिए, गम से खून ज़्यादा आना, अगर आपके मसूड़ों से खून आता है तो ये भी एक प्रॉब्लम है और ये भी एक बीमारी के ज़ुमरे में जाता है। अगर हमारे दांत बहुत ज़्यादा ठंडा गर्म महसूस करते हैं, दांतों में सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो इसका भी रीज़न जो है वो दांतों का या अपने माउथ का ख्याल ना रखना है। क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए और अपना ख्याल रखना चाहिए? देखिए, दिन में 2 बार दांत आपने साफ़ करने ही हैं, सुबह भी और रात को भी। और रात को सोने से पहले जब एक दफ़ा आपने सब कुछ खा पी लिया है, अब आपने पानी के अलावा और कोई चीज़ नहीं कंज्यूम करनी, तो दांतों को अच्छे तरीके से ब्रश करके सोना चाहिए। बल्कि मैं पिछले दिनों पढ़ रही थी कि दांत ब्रश करने के बाद कुल्ली नहीं करनी चाहिए या बहुत ज़्यादा पानी कुछ देर के लिए दांतों के ऊपर, वो जो टूथपेस्ट का जो होता है झाग वगैरह, उसको रहने देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फ्लोराइड होता है और वो हमारे दांतों के लिए बहुत मुफीद होता है। दांत सही तरीके से साफ़ करें। ये नहीं कि टूथपेस्ट बहुत सी आपने ब्रश पे लगा ली या बिल्कुल बराए नाम लगाई, मुंह में थोड़ा सा ब्रश घुमाया और बात ख़त्म की। प्रॉपर तरीके से 1.5-2 मिनट के लिए अपने दांतों को साफ़ करना चाहिए। ज़बान को भी साफ़ करना चाहिए, पीछे से अपने दांतों को भी अच्छे तरीके से साफ़ करना चाहिए। दांतों का जो ब्रश है वो आपका सही होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो फिर हमारे दांतों के इनामल यानी कि हमारे दांते को सरफेस को डैमेज करता है। माउथ वॉश का भी दिन में 1 दफ़ा तो कोशिश करें कि इस्तेमाल करें ही करें। फ्लॉस करना यानी कि दांतों के बीच में ये जो गैप्स हैं, कुछ लोगों के गैप्स होते हैं, कुछ लोगों के नहीं होते। जिस तरह मेरे दांतों में गैप्स नहीं है, लेकिन मैं डेंटल फ्लॉस का ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ। ज़्यादा पानी पिएं, उससे भी हमारे दांत जो हैं क्लेंज़ हो जाते हैं। अगर चाय, कॉफ़ी या कोई भी चीज़ खाएं या पिएं, उसके बाद अच्छे तरीके से कुल्ली ज़रूर करें। और अगर दांतों में चिपकने वाली या कोई ऐसी चीज़ खाते हैं जो फंस जाती है मुंह के अंदर, तो फिर ज़रूर दांतों को ब्रश कर लें। मतलब 2 से ज़्यादा भी दफ़ा हम दांत ब्रश कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़, अगर हम अपने दांतों का सही ख्याल नहीं रखते तो मुंह से स्मेल भी आती है, और जब मुंह के अंदर से स्मेल आती है तो आपको पता है कि लोग जो उस रिसीविंग एंड पे होते हैं वो बहुत ज़्यादा पुट ऑफ भी हो जाते हैं। अच्छा,
हेल्दी डाइट से हमारे दांत मजबूत भी होते हैं। अगर हमारी डाइट में कैल्शियम है, विटामिन डी है, तो ये भी हमारे दांतों के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा, कुछ लोग अपने दांतों की एक्सरसाइज भी करते हैं बबल गम का इस्तेमाल करके। तो आप अगर च्युइंग गम एंजॉय करते हैं तो ज़रूर उसको भी यूज़ करें, उससे आपके जॉ की बड़ी अच्छी जो है वो एक्सरसाइज हो जाती है। स्मोकिंग करते हैं तो प्लीज़ स्मोकिंग छोड़ दें, ये तो डायरेक्टली आपके दांतों को बहुत बुरी तरह मुतासिर करती है। स्टेन्स पड़ जाते हैं, दांत ऐसे लगता है कि जैसे उनको जंग लग गया है। अगर दांत में दर्द हो तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ और साल में एटलीस्ट एक दफ़ा डेंटिस्ट से ज़रूर रुजू करें। ज़रूरी नहीं है कि कोई प्रॉब्लम ही हो। व्यूअर्स, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब तक कोई मसला या प्रॉब्लम नहीं आती तब तक हम चेकअप्स के लिए नहीं जाते। अब देखें, ख़वातीन को मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने मॉलेज, अपने जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनसे ज़रूर साल में एक दफ़ा रुजू करें एक अपने कंप्लीट गायनी के चेकअप के लिए। उसी तरह दांतों का साल में एक दफ़ा ज़रूर चेकअप कराएं। ये वो चीज़ें हैं जो हमें किसी बड़ी प्रॉब्लम या किसी बड़ी बीमारी से बचा सकते हैं। जिस वक्त तक दांतों में दर्द शुरू होती है उस वक्त तक मामला ऑलरेडी काफ़ी ख़राब हो चुका होता है। एंड देन एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, कोशिश करें कि दांतों को स्टेन करने वाली या डैमेज करने वाली चीज़ों को अवॉइड करें। बहुत से लोग जो हैं वो पेन के बैक को या किसी ना किसी चीज़ के ऊपर चबाते रहते हैं। अब जब आप अपने दांतों से उन चीज़ों को चबाएंगे जो एक्चुअली खाने पीने की चीज़ है ही नहीं या बहुत ज़्यादा सख्त है, तो वो भी हमारे दांतों को डैमेज करती है। पहले वक्तों में जब वो बोतल के कैप्स होते थे तो लोग उनको ऐसे करके, मेटल वाले कैप्स होते थे सॉफ्ट ड्रिंक्स के ऊपर, तो उसको दांतों से खोलते थे। अब क्या प्रॉब्लम है कि अब जो प्लास्टिक की भी बॉटल्स के ढक्कन होते हैं खुल नहीं रहे होते, तो लोग सबसे पहले मुँह में डाल के उसको दांतों से खोलने की कोशिश करते हैं। इससे भी दांत बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं। अगर दांतों में कोई इशू या कोई प्रॉब्लम आता है तो प्रॉपर मॉलेज से जाके रुजू करें। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, प्रॉपर डेंटिस्ट के पास जाएं। ये रोड साइड के ऊपर जो लोग बैठे होते हैं जो कहते हैं कि जी हम आपका दांत निकाल देंगे, आपका दांत का मसला हल कर देंगे, अगर वो प्रोफेशनल डेंटिस्ट नहीं है, जो वो ज़्यादातर नहीं होते, तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्योंकि दांतों के थ्रू अगर गलत किस्म की कोई ऐसी गंदी चीज़ आपके मुंह में इस्तेमाल की जाए या कोई ऐसा आला मुंह में इस्तेमाल किया जाए जो सेफ़ नहीं है, तो आपको हेपेटाइटिस भी हो सकता है। और बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनको आपको फिर खुदा न खास्ता फेस करना पड़ेगा। सो एहतियात करें और कोशिश करें कि हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाएं। और हेल्दी लाइफस्टाइल में अपने दांतों को सेहतमंद रखना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा व्यूअर्स, जहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है और इस पर हम मज़ीद आगे बात भी करेंगे, वहाँ पे आज हमने ट्रिब्यूट पेश करना है एक ऐसी पर्सनालिटी को जो 1 जनवरी को हमसे जुदा हुए, 1 फरवरी को हमसे जुदा हुए। नूर मोहम्मद लाशारी साहब की आज डेथ एनिवर्सरी है। आप पैदा हुए 24 अक्टूबर 1931 में। आपने रेडियो, स्टेज और फिल्म तीनों में बहुत काम किया। एक बेहतरीन एक्टर के साथ साथ आप एक बेहतरीन ब्रॉडकास्टर भी थे। नाटक मंडली से आपने अपना करियर का आगाज़ किया। उर्दू और सिंधी ड्रामों में भी आपने बहुत काम किया। अगर आपके फेमस ड्रामों की बात करें तो जंगल, दीवारें, दश्त और मारवी इसमें शामिल हैं। आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया और आपकी डेथ जो है वो 1 फरवरी 1997 को कराची में हुई। सो अल्लाह ताला आपके दर्जात बुलंद फरमाए और आपके ख़ानदान के लिए आसानियाँ पैदा करें। आइए व्यूअर्स, बढ़ते हैं आप किचन की तरफ, जहाँ पे शेफ़ महम तनवीर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। महम, आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम विंटर स्पेशल वेजिटेबल बिरयानी बना रहे हैं और साथ में चिकन पोटैटो कबाब। वंडरफुल। अब व्यूअर्स, जैसे कि हम बात कर रहे थे हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाने की, तो हर वक्त गोश्त खाना ज़रूरी नहीं होता। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का हम जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतने ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हमारे सिस्टम में जाएंगे और उतनी ही ज़्यादा हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ हम कदम उठाएंगे। जी, रेसिपीज़ की तरफ चलते हैं। वेजिटेबल बिरयानी के लिए चाहिए चावल 1 किलो, तेल 1 कप, गाजर 1 कप, मटर, आलू, बंद गोभी, दही 1 कप, बिरयानी मसाला 2 खाने का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे जायका, साबुत खड़े मसाले 1 खाने का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला पाउडर 1 खाने का चम्मच, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, नींबू स्लाइस 3 अदद, पुदीना 1 कप, टमाटो प्यूरी 1 कप, आलू बुखारा 4 से 5 अदद। हमने सारी वेजिस को कट कर लेना, जूलियन कट कर लेना है। उसके बाद हमने इसके साथ प्लेन वाइट राइस बॉईल करने
1.5 लीटर पानी लेके उसमें हमने 1 खाने का चम्मच गरम मसाला और 1 खाने का चम्मच सिरका डाल के हस्बे ज़ायक़ा नमक डाल के 1 कनी छोड़ के हमने चावल को बॉईल कर लेना है। एक पतीली में हमने 1 कप ऑयल डालकर उसमें प्याज को सुनहरा ब्राउन करना है। सुनहरा ब्राउन करके उसको हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के 1-2 मिनट के लिए कुक करना है। उसके बाद हमने उसमें टमाटो प्यूरी डालकर उसका पानी खुश करके सारी सीजनिंग डाल देनी है और साथ ही हमने उसमें दही फेंटी हुई डालकर उसको अच्छे से भुनाई कर लेनी है। उसके बाद हमने सारी वेजिस डाल देनी है। उसमें हमने लेमन स्लाइसेस और हरी मिर्चें पुदीना कट करके डाल के ही हमारा एक वेज कौरमा तैयार हो जाएगा, जैसे एक चिकन का कौरमा रेडी होता है। उसके बाद हमने बॉयल किए हुए राइस को तय लगानी है। उसके बाद हमने वेज कौरमे का मिक्सचर डाल देना है। फिर अगेन प्रोसेस रिपीट करेंगे। उसके बाद हमने ऑन टॉप फूड कलर डालकर उसको 8 to 10 मिनट्स के लिए हमने दम दे देना है। इसके साथ हम पोटैटो कटर्स बना रहे हैं, चिकन पोटैटो कबाब। उसके लिए हमें चाहिए बॉयल्ड आलू 1 किलो, चिकन 1 किलो, चिकन का पाउडर 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच, सोया सॉस 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च का पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट 1-1 चाय का चम्मच, हरा धनिया और पुदीना 2-2 चम्मच। हमने बॉयल्ड आलू को मैश कर लेना है। चिकन को काली मिर्च और नमक डाल कर उसको बॉयल करके उसको श्रेड कर लेना है। सारी सीजनिंग डालकर उसको अच्छे से मिक्स बना के उसके कबाब बना के उसको शैलो फ्राई कर देना है। एंड यस, इसको हम रायते एंड सैलेड के साथ सर्व करेंगे। वंडरफुल। और व्यूअर्स, इसी के साथ अगर आपने ऑब्वियसली अपने इस वेजिटेबल बिरयानी के साथ शामी कबाब भी आप सर्व कर सकते हैं या चिकन पीसेस भी आप सर्व कर सकते हैं, टिक्के भी सर्व कर सकते हैं। सो ऑप्शंस आर अनलिमिटेड। और ये जो आलू और चिकन के कटलेट्स हैं, ये अगर आप बना के इनको फ्रीज़ भी कर दें फ्राई करने से पहले, तो ये एक बड़ा अच्छा जो है वो टी टाइम का स्नैक भी तैयार हो जाता है और बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ज़रा दांतों वाले मसले को तो हम हल करें, उसके बाद बाकी चीज़ों की तरफ जाएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आप लोगों के बहुत से सवालात आ रहे थे हमारे सोशल मीडिया पे। बाय द वे हमारा फेसबुक का पेज है मॉर्निंग एट होम, जिसको आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और उस पर आप लोग हमें बहुत से लोग डीएम करते हैं कि जी ये वाला सवाल ज़रूर पूछिएगा, इनको ज़रूर बुलाइएगा, उसको ज़रूर बुलाइएगा। तो दांतों से रिलेटेड रिसेंटली बहुत से सवाल आ रहे थे, तो हमने सोचा कि डॉक्टर उमर मोहम्मद बख्श को हम इनवाइट करते हैं शो के ऊपर। डेंटल सर्जन है, शो का पहले भी हिस्सा रह चुके हैं, और इनसे गाइडेंस लेंगे उन सवालों पर जो आप लोग बहुत ज़्यादा आजकल पूछ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल है आपके? खैरियत से आप? अल्लाह का शुक्र है। बट आपको पता है कि जैसे कि अभी शो शुरू होने से पहले भी मैं यही बात, मतलब शो की शुरुआत में मैंने ये बात बड़े डिटेल में लोगों को एक्सप्लेन की कि भाई ये भी होता है वो भी होता है, क्योंकि आपसे पहले भी मुलाकात रही, आपने पहले भी बहुत सी चीज़ें शेयर की, लेकिन बड़े स्पेसिफिक सवाल आ रहे थे, जैसे कि मसूड़ों की बीमारी क्या होती है, गम डिज़ीज़ क्या होती है, क्योंकि गम डिज़ीज़ की आजकल सोशल मीडिया पर भी काफ़ी बात हो रही है। आखिर मसूड़ों की बीमारी या गम डिज़ीज़ होती क्या है? जी बेसिकली गम्स, हमारे मसूड़े बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है मुंह का। ओरल हाइजीन जो कि दांतों की सफाई से हम जिसे नॉमिनेट करते हैं, गम्स की बीमारी सबसे मेन होती है जिसका पेशेंट को पता नहीं होता। दांतों के नीचे जो गम्स एक पट्टा है, मसूड़ा है गम्स ना, उसके अंदर बेसिकली एक लेयर लग जाती है जिसे हम कहते हैं कि ब्रशिंग से रिमूव करें। कुछ लोग ब्रशिंग प्रॉपर्ली नहीं करते, जिस वजह से एक लेयर, प्लाक की बारीक सी लेयर जो कि पेशेंट को या बंदे को खुद नज़र नहीं आ सकती, माइक्रोबियल लेयर होती है। वो लेयर जब बढ़ती है उसके ऊपर मज़ीद कैलकुलस जमता है। आप जो खाते पीते हैं, अगर आप डाइट अच्छी ले रहे हैं, बुरी ले रहे हैं, जैसी भी ले रहे हैं, एक प्लाक की लेयर ऊपर डेवलप हो जाती है। आप ब्रशिंग नहीं करती, अगर आप ब्रशिंग करते भी हैं तो उसके बावजूद अगर आपकी ब्रशिंग प्रॉपर नहीं है, क्योंकि देखिए ब्रशिंग हमारे यहाँ कई लोग ब्रशिंग के कंसेप्ट से अवेलेबल हैं, कैसे ब्रशिंग करनी है कैसे नहीं करनी, इसका भी एक पूरा एक टॉपिक है जी अलग। अगर आप ब्रशिंग प्रॉपर नहीं कर रहे, आप विद इन अ मिनट ब्रशिंग प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे, तो आपके दांत के ऊपर एक लेयर जमती है जो कि आहिस्ता आहिस्ता नीचे गम्स के अंदर चली जाती है। उसकी वजह से गम्स में इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है, सोजन हो जाती है और सोजिश। वो इन्फ्लेमेशन या सोजिश वो बेसिकली एक नॉर्मल बंदे को नहीं पता लगती जब तक कि आप उसको किसी एवेल्यूएशन, किसी डॉक्टर को चेक नहीं कराते।
उसके बाद इसकी बेसिकली 4 स्टेजेस होती हैं। उसके बाद ये मसला ऐसा ऐसा बढ़ना शुरू होता है। सेकंड स्टेज तक भी पेशेंट इतना नो हाउ नहीं रखता कि मेरे गम्स में क्या प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। थर्ड स्टेज पे जब गम्स में इतना ज़्यादा डिज़ास्टर हो चुका होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे हड्डी को भी खाती है बीमारी, तब जाके पेशेंट थोड़ा सा उससे पता लगता है कि मेरे मुंह में से खून आ रहा है, मेरे मुंह में से स्मेल आ रही है, या मुझे और चीज़ें वो महसूस करता है, अनकम्फर्टेबिलिटी महसूस करता है। उसके बाद वो किसी को डॉक्टर के पास जाता है। तो बेसिकली गम एक मेजर हमारे मुंह का मसल है, पट्टा है, जिसके अंदर आपकी सारी ब्लड सर्कुलेशन है, दांतों की सफाई उससे बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। तो इसलिए गम का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है जी। अच्छा, अगर गम की बीमारी हो ही जाए तो उसकी फिर ट्रीटमेंट क्या होती है? क्या ये रिवर्सिबल होता है या बस फिर हो गया तो हो गया? जी इसकी स्टेजेस हैं जी, वो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि 4 स्टेजेस हैं। अगर आप फर्स्ट स्टेज पे इसको पकड़ लेते हैं फिर तो ये रिवर्सिबल है। फर्स्ट स्टेज पे गम्स के नीचे आपकी बोन आ जाती है। जब तक आपका मसला गम के अंदर है, जिंजवाइटिस जिसे आम वर्ड्स में कहा जाता है, गम की सोजिश जिस तरह आपने फरमाया अभी, उस हद तक तो आप इसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शंस की तरफ मैं अभी आऊँगा। सेकंड फेज़ में जब आप जाते हैं ना, तो ये आहिस्ता आहिस्ता इरिवर्सिबल फेज़ में शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। थर्ड फेज़ और फाइनल फेज़, जिसको सीवियर पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं, उसमें ये बिल्कुल इरिवर्सिबल हो चुका होता है। इतना बोन लॉस हो चुका होता है, आपका दांत बिल्कुल ठीक होता है लेकिन उसको हड्डी की पकड़ ख़त्म हो जाती है। आप पेशेंट कहता है मेरा दांत बिल्कुल ठीक है, उस पर कोई कीड़ा नहीं लगा हुआ, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको सारी बोन छोड़ चुकी होती है। एट दैट स्टेज जब आप उसका कोई ट्रीटमेंट करते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। बहरहाल इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिफरेंट है। जिससे आपको मैं बताने लगा हूँ कि सबसे पहली फर्स्ट स्टेज पे जब आप ट्रीटमेंट करते हैं तो आप स्केलिंग, पॉलिशिंग, ये एक ट्रीटमेंट होता है। स्केल आउट करते हैं। स्केलिंग में हम क्या करते हैं, जो आपकी फ़र्स्ट कैलकुलस की लेयर लगती है उसको आप गम के और हड्डी के बीच में से उस लेयर को रिमूव कर देते हैं। जब वो लेयर रिमूव होती है उसमें थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है, उसके बाद गम आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को दोबारा हील अप कर लेता है। सेकेंड फेज़ में जब वो प्रॉब्लम आपकी गम से मूव होती है नीचे बोन के ऊपर, सेकंड फेज़ में भी जब आप स्केलिंग करते हैं, लेकिन अब आपका स्केलिंग का प्रोसीजर ज़रा ज़्यादा हो गया, डीप हो जाएगा, क्योंकि अब हमें वो जो कैलकुलस की लेयर है वो नीचे बोन में जाके उसको रिमूव करना है। अब जब आप उसको डीप करेंगे तो ये पेनफुल भी थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला ने हमें लोकल एनेस्थीसिया जैसी चीज़ दी हुई है जिससे हम सुन कर लेते हैं। लेकिन फिर अब आपको डीप स्केलिंग करवानी पड़ेगी, उसमें भी कुछ ना कुछ हद तक ये रिवर्सिबल आ जाता है। थर्ड फेज़ में और फोर्थ फेज़ में, अब कई लोग हमारे पास आते हैं थर्ड फेज़ में या फोर्थ फेज़ में, और उनका हमसे मुतालबा ये होता है कि आप हमारे दांतों को बचा लें किसी तरीके, क्योंकि दांत तो हमारे ठीक हैं। लेकिन अब एक ऐसा पेशेंट जिसको आइडिया नहीं कि उसके अब सारे दांत निकलने वाले हैं, उसको समझानी ये बात हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होती है, और वो उसको साइकोलॉजिकली इस बात को एक्सेप्ट करना कि अब मेरे मुंह में जितने दांत रह गए हैं ये इस काबिल नहीं है कि इनको बचाया जा सके। तो उसको ये बताना भी हमारे लिए ज़रा मुश्किल काम होता है कि उसको ये साइकोलॉजिकली एक्सेप्ट करवाना कि आपके मुंह में जो अब दांत है, अब हम जब इनकी स्केलिंग करेंगे तो ये दांत और लूज़ हो जाएंगे अल्टीमेटली, क्योंकि अब उनको कैलकुलस ने होल्ड किया हुआ है, बोन ने होल्ड नहीं किया हुआ। या अल्लाह, ओके। आम तौर पे ये वो स्टेज होती है जिस पे अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग स्केलिंग करके दांतों को, लेकिन पेशेंट को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, जिसकी वजह से आपने सुना होगा एक मिथ बड़ी मशहूर हो गई है कि स्केलिंग के बाद दांत कमज़ोर हो जाते हैं। अक्सर पेशेंट हमसे आके पूछते हैं। बेसिकली दांत कमज़ोर स्केलिंग की वजह से नहीं होते, वो प्रॉब्लम पहले होता है। अब जब आप स्केलिंग करेंगे स्टेज 3 में, स्टेज 4 में, तो ऑब्वियसली जब कैलकुलस हटेगा तो बोन, आपका दांत हवा में होगा। तो ये इनकी 3-4 स्टेजेस होती है जिसके लिए हमें करना। सो व्यूअर्स प्लीज़, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, डेंटिस्ट से साल में कम से कम एक दफ़ा तो रुजू करें। वैसे तो डेंटिस्ट यही कहते हैं कि हर 6 महीने बाद एक चक्कर ज़रूर लगा लें, और दांतों के अगर मसाइल हैं तो डेफ़िनेटली हर 6 महीने बाद जाएं, लेकिन साल में एक दफ़ा तो चक्कर लगा लें। मतलब 365 डेज़ में से एक दिन के 1.5-2 घंटे निकालना, जाना आना मिला के, इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा व्यूअर्स अक्सर ये पूछते हैं, मुझे 2-3 लोगों का मैसेज आया कि डॉक्टर साहब से पूछेगा परफेक्ट स्माइल क्या होती है और परफेक्ट स्माइल कैसे हो सकती है। अब हर बंदे की फॉर लैक ऑफ अ बेटर टर्म पतीसी एक जैसी होती तो नहीं होती। जैसे कि मेरे फ्रेंड के 2 दांत बड़े हैं, कुछ लोगों के बिल्कुल परफेक्ट जिस तरह मोतियों की तरह सीधे वो होते हैं। हर बंदे के दांत फ़र्क होते हैं, तो परफेक्ट स्माइल कहाँ से आए फिर? देखिए, और कौन फैसला करेगा कि परफेक्ट क्या है? परफेक्ट क्या है, एग्जैक्टली आपने बड़ी अच्छी बात की। देखिए इसमें 2 ऑप्शंस होती हैं, 2 व्यूज़ होते हैं। सबसे पहले एक परफेक्ट स्माइल है जिसमें हम पेशेंट जो ख़ुद अपने आप को जिस तरीके से देखता है हम उसको देखते हैं।
पेशेंट की एक अपने मुताबिक एक उसकी परसेप्शन होती है कि मैं कैसा दिखता हूँ, मेरी स्माइल कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले जब हमारे पास कोई पेशेंट ऐसा आता है जो परफेक्ट स्माइल चाहता है, हम उसकी परसेप्शन पूछते हैं कि आप क्या चाहते हैं। कुछ लोग, अब मेरे पास एक पेशेंट है, उनके दांतों के बीच में अक्सर आपने देखा होगा एक बड़ा वाज़ेह गैप था, तो मैंने उनको एजुकेट करने की कोशिश की कि ये गैप आप बंद करवा लें। तो शी वाज़ हैप्पी विद इट, कहती नहीं मुझे तो ये अच्छा लगता है। तो इसलिए सबसे पहले हम पेशेंट परसेप्शन को देखते हैं। सेकंड चीज़, अब हम साइंटिफिकली अप्रूवन चीज़ों पे आ जाते हैं जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ डिजिट्स हैं, टूल्स हैं। क्योंकि एक डिजिटल स्माइल डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर की भी का भी बड़ा सुनने को आ रहा है कि भाई हम उसके थ्रू आपको बताएं, ये क्या होता है? जी जी, बेसिकली ये DSD या डिजिटल स्माइल डिज़ाइनिंग अब बड़ा एडवांस सॉफ्टवेयर आ गया। उसमें आप पेशेंट की प्री ऑप, उसकी पहले की पिक्चर्स लेते हैं, आप उसमें अपडेट कर देते हैं। वो सॉफ्टवेयर आपको ईच एंड एवरीथिंग बताता है कि आपके इस दांत की क्या प्रोपोर्शंस होनी चाहिए। सामने वाले 2 टीथ, जिससे आपने देखा है कि उनका एक्सपोजर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, उसके साथ वाले 2 टीथ है, लैटरल इंसाइजर्स हैं, उनका एक्सपोजर थोड़ा सा कम होता है। हम जैसे जैसे पीछे चलते जाते हैं हमारे दांतों का स्ट्रक्चर टिल्ट होता चला जाता है। इसको गोल्डन प्रोपोर्शन भी कहते हैं। ठीक है। आइडियली वो जो टीथ है उसकी जो विड्थ है वो मोटी होती है, लेकिन जब हम साइड से देखते हैं तो वो पतला होता चला जाता है दांत। तो वो सॉफ्टवेयर आपको ये बताता है कि आपने गम लाइन कहाँ रखनी है, आपकी लिप लाइन कहाँ होनी चाहिए, आपका दांत जब आप स्माइल करते हैं तो लोअर जो इंसाइजर्स हैं, अपर जो इंसाइजर्स हैं, उन्होंने लोअर लिप को कहाँ पे टच करना है। इस हिसाब से जब आप डिफरेंट पेशेंट्स, जैसा भी आपने कहा कि डिफरेंट पेशेंट्स हैं, डिफरेंट लोगों के टीथ का एक्सपोजर होता है, हर बंदे के दांत फ़र्क है, हर बंदे का चेहरा फ़र्क है। जी एग्जैक्टली। उस हिसाब से जब पेशेंट आता है तो हमें डिज़ाइनिंग करनी पड़ती है। कुछ लोग हैं उनकी स्माइल बहुत अच्छी होती है लेकिन उनको फ्लोरोसिस का प्रॉब्लम होता है, उनको अमीलोजेनेसिस इम्परफेक्टा जिसे कहते हैं, जिससे कि दांत के ऊपर वाली जो हड्डी या इनेमल है वो पिटेड होती है, उसके वो सही नहीं बनी होती। उनका ट्रीटमेंट प्लान थोड़ा डिफरेंट होता है। कुछ लोग हैं उनके दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, उनका ट्रीटमेंट प्लान डिफरेंट होता है। उसमें हम ऑर्थोडोंटिस्ट या ब्रेसेस जिसे कहते हैं उसके ज़रिए सही करते हैं और फिर फाइनल करते हैं। खैर, डिजिटल स्माइल डिज़ाइनिंग हमें यही बताती है कि आपने किस दांत को किधर रखना है और उसके किस तरह बक्कल कॉरिडोर में उसको एडजस्ट करना है। तो बड़ा एडवांस सॉफ्टवेयर है जी, और बड़ी चीज़ें हमें वो बताता है। इसमें फिर हमारे पास डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं। हम विनियरिंग कर सकते हैं। विनियरिंग में हमारे पास 2 ऑप्शंस होती हैं कि डायरेक्ट विनियर्स होते हैं, इनडायरेक्ट विनियर्स होते हैं। बड़ी लेटेस्ट चीज़ें आ गई, ज़िरकोनिया विनियर्स आ गए, ईमैक्स के विनियर्स आ गए। सेकंड फेज़ में हॉलीवुड स्माइल बड़ी मशहूर एक बात है हमारे यहाँ पे, और हॉलीवुड स्माइल में भी बेसिकली यही डिज़ाइनिंग की जाती है इसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए कि आपने गम सर्जरी अगर करनी है, गम को किधर तक कट करना है ताकि आपकी एक वो पूरी प्रॉपर लाइन डेवलप हो। सही। उसके बाद आपने किस टीथ को विनियर करना है, किस टीथ कुछ लोगों के गम्स बहुत ज़्यादा चौड़े होते हैं और दांत छोटे छोटे से होते हैं, जी उसको निकालना होता है। एग्जैक्टली। उसमें हम जैसा गमी स्माइल होती है, कुछ लोगों की जो स्माइल करते हैं गम बहुत ज़्यादा नजर आता है। छोटे छोटे जैसे लोगों के दांत होते हैं जी। ये आप अब देखें कि इसके अंदर अब एक पेशेंट है, उनकी पूरी डिजिटल स्माइल डिज़ाइन हुई हुई है। उन्होंने इसमें ये बताया हुआ है कि गम की लाइन को हमने कहाँ तक कट करना है, हमने गम को किस हद तक सेट करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे यहाँ पे ना इस आपको पता है कि मतलब कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं कहती हूँ कि भाई अगर इंसान ने कोई डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो ज़रूर करा ले, गाड़ियों की भी करते हैं इंसान की, नो प्रॉब्लम। लेकिन दांत, अब विनियर आजकल हर बंदा, हर दूसरा बंदा कहता है भाई हमने भी विनियर कराने। एक तो महंगे बहुत होते हैं, लेकिन उसके अलावा दांतों को पूरा रगड़ के छोटा सा करके उसके ऊपर एक और चीज़ लगाना, ये दांतों के लिए बहुत डैमेजिंग नहीं होता? जी देखिए, इसमें ना देखिए खूबसूरती के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बड़े हसीन लगते हैं दांत, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 10 साल बाद, 15 साल बाद, 50 साल बाद क्या होगा फिर इन दांतों का? बिकॉज मैं 18-20 साल की बच्चियों को भी जानती हूँ जिन्होंने विनियर्स लगवा लिए, अब उनका क्या होगा 70 साल की उम्र पे? हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, असल में ना बात वही, जैसा आपको कहा कि हमें ना डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस लेने पड़ते हैं। हमारे यहाँ सबसे आसान काम ये है पूरे दांत को ग्राइंड करके उस पर क्राउन लगा देना, जो कि मोस्टली लोग कर देते हैं। दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड। विनियर इज़ समथिंग एल्स जी। विनियर्स में इसी तरह डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। अच्छा। अगर एक पेशेंट है, उसके दांत के ऊपर हमने विनियर लगाना है तो इसमें नॉन प्रेप विनियर्स भी होते हैं। मतलब आपका ये, लेकिन ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर रही है बात। अगर एक पेशेंट को नहीं ज़रूरत ग्राइंड करने की तो हम उसको वैसे भी विनियर दे सकते हैं, लेकिन ये बड़े कम केसेस होते हैं। कुछ केसेस में हमें फ्रंट की एक बारीक सी लेयर 1 mm या 0.5 mm हमें रिमूव करनी पड़ती है। तो आप समझें कि उसमें हमने दांत के स्ट्रक्चर को 10 से 15% कंप्रोमाइज़ किया, ठीक है। उसके बाद ऊपर विनियर कर दिया जाता है।
जिससे अभी मैंने एक आपसे बात की कि कुछ लोगों को दांतों की प्रॉब्लम होती है जिसमें दांत के ऊपर वाला इनेमल नरम हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये क्या है? ये मैं दिखाना चाह रही थी व्यूअर्स को, ये क्या है? जी, ये देखें, ये एक डिजिटल स्माइल डिज़ाइन के थ्रू ही एक पेशेंट को सेट किया गया। अब आप देखिए अपर वाली पिक्चर में उनके दांतों की गम लाइन आप चेक करेंगे, गम लाइन कितनी अनइवन है और उनके दांतों की वो चीज़ वैसे नहीं है, उसकी स्ट्रक्चर वैसा थोड़े नहीं दांत है। भी टेढ़े हुए हैं। एग्जैक्टली अब इसमें उन्होंने पहले गम लाइन को सेट किया, सारे गम्स को कट किया, उसके बाद फ्रंट के दांतों पे विनियरिंग हुई भी है। विनियरिंग में हमने इन दांतों को ग्राइंड नहीं किया, हमने इन दांतों की फ्रंट सरफेस को सिर्फ 0.5 मिलीमीटर ग्राइंड किया है। तो दांत का अपना स्ट्रक्चर वैसे ही स्ट्रेंथ में है, 10% कंप्रोमाइज़ हुआ है। लेकिन अब एक पेशेंट, और ये क्या बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है डॉक्टर साहब, या एक दफ़ा में हो जाता है ये? जी थोड़ा लंबा होता है। अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से करें तो तकरीबन 2 से 3 विजिट्स का काम होता है ये। क्योंकि देखें, हमने ना पेशेंट के एस्थेटिक जोन में खेलना है। एस्थेटिक जोन के अंदर आपके एक दांत का, अगर आप यूँ समझे, मैं समझाना चाहूँ कि अगर इंसाइजल एज है, दांत का एज है, अगर आपने वो एक अपनी प्रॉपर थिकनेस का नहीं रखा ना, तो पेशेंट जब स्माइल करेगा ना तो उसके दांत बड़े लगेंगे। तो इसलिए हमें एस्थेटिकली जब मूव करना होता है तो बड़ा स्लो एंड स्टडी हर चीज़ को देख के किया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर स्लो एंड स्टडी की बात करें तो स्लो एंड स्टडी अंदाज में इंसान के दांतों का रंग बदलना शुरू हो जाता है। हर बंदा जो है वो कहता है कि लेज़र से दांत वाइट हो जाते हैं। पहले तो वो होता था कि पहले तो वो जेल लगा के आपको कहते थे कि वो आप लगा के रखें, ट्रेज होती थी और वो बड़ी लंबी प्रोसेस होती थी। क्या लेज़र के थ्रू दांत वाइट करवाने चाहिए? क्या ये दांतों की सेहत के लिए ठीक है? और ये कितना पेनफुल प्रोसीजर होता है? जी आमतौर पे लेज़र टीथ वाइटनिंग बड़ी कॉमन है हमारी सोसाइटी में। इसके मामले में ना ये करवाना चाहिए, लेकिन आई रिकमेंड इट वंस अ ईयर। देखिए, इसमें कुछ हमारे पास केमिकल्स होते हैं जो हम दांतों पे लगाते हैं, लेकिन वो केमिकल्स हमारे पास एक कंट्रोल्ड अमाउंट में होते हैं। वो हम दांतों पे लगाते हैं, दांत वाइट हो जाते हैं। लेकिन देखें, बात फिर वही है कि इसका रिलेशन परफेक्ट स्माइल के साथ नहीं है। अगर एक पेशेंट की स्माइल उस तरह परफेक्ट नहीं है, ये सिर्फ दांतों को वाइट करेगा। दूसरी बात भी मैं बताना चलूँ जो बहुत बड़ी एक मिसकंसेप्शन है, लोग आते हैं हमारे पास, टीथ वाइटनिंग की बात करते हैं, करवाते हैं, उनके जहन में ये कंसेप्ट होता है कि टीथ वाइटनिंग मेरी लाइफ टाइम के लिए है। देखें, टीथ वाइटनिंग लाइफ टाइम प्रोसीजर नहीं है। टीथ वाइटनिंग एक टाइम बीइंग प्रोसीजर है, एक कॉस्मेटिक प्रोसीजर है। आपका कोई फंक्शन है, आपकी शादी है या कोई और घर में फंक्शन, आप टीथ वाइटनिंग करवाएं, आपके टीथ वाइट रहेंगे डिपेंडिंग अपॉन योर हैबिट्स कि आप चाय कितनी पीते हैं, कॉफ़ी कितनी पीते हैं, दांत कितने साफ करते हैं, दांत कितने साफ़ करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, नहीं करते, तो वो मैक्सिमम एक्सटेंड करती है मंथ और 2, इससे ज़्यादा टीथ वाइटनिंग नहीं चलती। तो इसलिए ये मिसकंसेप्शन मैं चाहूँगा कि लोगों की दूर हो, क्योंकि वो अक्सर टीथ वाइटनिंग जो है ना वो एड्स ब्लीचिंग, जी ये एक ही बात है, टीथ वाइटनिंग, टीथ तो यानी कि 7 महीने 1.5 महीने की गेम है, 2 महीने की, ये नहीं है कि आपने अगर वो करवा लिया प्रोसीजर तो अगले 10 साल तक आप अपने दांत उसी तरह। क्योंकि एक और बात याद रखें, आपके दांत एक हड्डी है ना एक तरह से, तो उसका एक रंग है। अब मेरी बोन ज़रा सा डार्कर है, मतलब इट्स अ लिटिल बिट ऑन द येलो साइड। मैंने 2-3 दफ़ा जाके इसी तरह डॉक्टर साहब पूछा तो मुझे यही कहा गया कि जुगन कर तो देंगे, लेकिन बात यह कि वही 1-1.5 महीने के बाद और ऊपर से केमिकल भी लगा रही हो और सब कर रही हो, अगर तो कोई बहुत उस टाइप की कोई चीज़ है तो कर लो। फिर मैंने कहा यार क्यों दांतों को बंदा डैमेज करे, एक चीज़ अगर जिस्म की ठीक चल रही है तो उसे चलने दो। अच्छा डॉक्टर साहब, फाइनली जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, मुंह से स्मेल आती है, इसके पीछे क्या रीज़न्स होते हैं? जी, मुंह से स्मेल आने के पीछे सबसे पहले 2 रीज़न्स हैं जी। एक रीज़न तो हमसे रिलेटेड नहीं है, जिसमें कुछ लोगों को स्टमक प्रॉब्लम होता है, उनके मुंह से स्मेल आती है। स्टमक प्रॉब्लम ऑब्वियसली हमारे फील्ड में नहीं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट का काम होता है वो स्टमक का इलाज कराएं। सेकंड ऑप्शन में हमारे मुंह का सिलसिला आ जाता है। मुंह के सिलसिले में सबसे पहले गम्स प्रॉब्लम ही होता है, जो कभी पहले जिक्र हुआ। गम्स के अंदर जब बैक्टीरिया अपना टॉक्सिन छोड़ते हैं या प्लाक की एक लेयर लग जाती है, कैलकुलस लग जाता है, तो वहाँ ऐसे टॉक्सिन्स रिलीज़ होते हैं जिससे मुँह से स्मेल आती है और वो बड़ी ही नागवार होती है। और अक्सर ख़ुद पेशेंट को नहीं पता होता कि उसके मुँह से स्मेल आ रही है। तो इसमें ऑब्वियसली जी कुछ केमिकल्स रिलीज़ होते हैं मुंह में जिसकी वजह से स्मेल आती है। इसके भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है। मेरे पास अक्सर पेशेंट, मतलब मैं रोज़मर्रा की लाइफ में लोग मिलते हैं ऐसे जो कहते हैं कि हमारे मुंह से स्मेल आती है, मैंने बड़ी चीज़ें यूज़ की, मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन व्यूअर, सबसे पहले तो मैदा अपना चेक करवाएं, सबसे पहले, क्योंकि सबसे बड़ा कॉज यूजुअली पेट ही होता है। आपका ये निज़ाम हज़म, उसमें अंदर कुछ ऊंच नीच हो जाती है तो फिर ये इशू होता है। आई वांटेड कि आप ये बात क्लियर करें, क्योंकि लोग बार बार ना दांत ब्रश कर रहे होते हैं, भाई वो आपके अंदर से आ रही है, पेट के अंदर से स्मेल आ रही है। इसीलिए तो जब इंसान रोज़े रखता है और बहुत ज़्यादा देर पेट खाली होता है तो मुंह से स्मेल आने का इशू बन जाता है।
तो खैर यहाँ पे डॉक्टर साहब हमें क्योंकि अपने शो को इस सेगमेंट को कंक्लूड करना है, आप पैगाम क्या देंगे हमारे व्यूअर्स को? देखें जी, मेन पैगाम मेरा एज़ यूजुअली यही है, हमारे यहाँ अभी भी ना सोसाइटी में गम हेल्थ या टीथ हेल्थ इतनी कॉमन नहीं है। हमारे पास लोग आते हैं, वो क्वेश्चंस ऐसे करते हैं, हमारे पास ऐसे पोर्टल्स होने चाहिए, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो लोगों को गाइड करें कि आपने अपने दांतों का कैसे ख्याल रखना है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर सूरत में मसवाक का और औरल हाइजीन का बहुत ज़्यादा दर्स दिया। तो हमारे यहाँ ऐसे चैनल्स होने चाहिए कि वो इस चीज़ को प्रमोट करें। स्कूल में प्रमोशंस होनी चाहिए टीथ हेल्थ के बारे में, गम हेल्थ के बारे में। और गम की मैं बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट बात बताता चलूँ जो कि लोगों को नहीं पता, कि गम की ब्रशिंग बड़ी ज़रूरी होती है। हमारे यहाँ किसी सेगमेंट में किसी जगह पे टीथ ब्रशिंग ज़रूर बताई जाती है, गम्स की ब्रशिंग और ज़बान का भी नहीं बताते। ज़बान का भी तो नहीं बताते। वो एक्चुअली डॉक्टर साहब मेरे पास तो बहुत से और सवाल थे, लेकिन क्योंकि हमें अपने सेगमेंट को कंक्लूड करना है, मतलब ड्राई माउथ का बहुत ज़्यादा सवाल आ रहा था डॉक्टर साहब से। इंशाल्लाह डॉक्टर साहब आपको फिर तकलीफ देंगे इन द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स, क्योंकि इस पर भी बात करने हैं, दांतों के स्टेन्स के बारे में भी आपसे बात करनी है। मेरे पास ये भी लिखा हुआ है कि भाई हर बंदा, मतलब बच्चों की क्या फ़र्क तरीका होता है दांतों का ख्याल रखने का, बुज़ुर्गों का, फीमेल्स का, प्रेगनेंसी में कहते हैं दांतों का ख्याल रखना चाहिए। तो सवाल तो डॉक्टर साहब बहुत से अनगिनत हैं और इसीलिए हमने कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं रखा। वी टॉक्ड अबाउट वेरियस थिंग्स और इंशाल्लाह व्यूअर्स आपके बाकी सवाल भी हम डॉक्टर साहब से कवर करेंगे किसी अपने अगले सेगमेंट में। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। इस वक्त हमारे साथ एक बहुत ही अकम्पलिश्ड यंग लेडी हैं। द रीज़न दैट आई से अकम्पलिश्ड इज़ बिकॉज देखिए व्यूअर्स, ज़िंदगी में बहुत से डिफरेंट मरहले हम सब पे आते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जिनकी बहुत यंग एज पे शादी हो जाती है और फिर वो होम मेकिंग की तरफ उनका पूरा रुझान हो जाता है। कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो सारा फोकस जो है अपनी तालीम पे डाल देती हैं, अपना करियर बनाने पे डाल देती हैं, लेटेस्ट स्टेज पे शादी करती हैं। कुछ लोग दोनों चीज़ें करते हैं, लेकिन कुछ लोग व्यूअर्स ऐसे होते हैं जो अपनी, जो उनको महसूस होता है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या जो जो चीज़ें वो अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, उनको करते करते अपने आप को इम्प्रूव करना या सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट की तरफ कदम बढ़ाते चले जाते हैं और ये नहीं सोचते कि यार मेरा तो एक्चुअली राइट एज वो थी तो उसी वक्त करना चाहिए था। शी इज़ अ क्लासिक एग्ज़ाम्पल ऑफ एज कोई लिमिट नहीं है या ना ही कोई लिमिटेशन है। और मैं हमेशा बहुत इम्प्रेस्ड होती हूँ ऐसी ख़वातीन से जो, बल्कि ख़वातीन, मर्द, यंग पीपल, बुज़ुर्ग, किसी भी आप एज कैटेगरी में आए, जो कॉन्स्टेंटली अपने आप को इम्प्रूव करते रहते हैं। सदफ रिजवी एक ऐसा बेहतरीन एग्जाम्पल है। आप साइकोथेरेपिस्ट भी हैं और एंटरप्रेन्योर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू जुगन फॉर द ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन और आई एम रियली ऑनर्ड। थैंक यू। सदफ जी, जब आपकी कहानी का पता चला तो आई वॉज क्वाइट इंट्रीग्ड कि आपसे मुलाकात करते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनसे जब आप पूछें कि हाँ जी फिर आपने कितनी पढ़ाई किया, कितनी तालीम हासिल की, तो कहते हैं मैं छोटी 16 साल की तो 17 साल की तो थी तो मेरी शादी हो गई, उसके बाद फिर फोकस ही नहीं कर पा रही, मेरे पास टाइम ही नहीं था, मैंने बॉदर नहीं किया, जो भी। बट आपने थोड़ा सा इस मोल्ड को ब्रेक किया। कुछ अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करेंगी? ज़रूर। जैसे आपने कहा कि यही सोचा जाता है कि शादी हो गई, तो मेरा भी ऐसी था कि मुझे लगा कि शादी हो गई तो बस अब ख़त्म, अब तो आगे तो मेरा तो कुछ भी नहीं है ज़िंदगी, अब आगे घरदारी है और आगे जैसे चलेगी सिलसिला। बस ये था कि मैंने जब बीएससी के बाद मेरी शादी हुई, मेरा मास्टर्स करने का बहुत पक्का इरादा था जो कि नहीं पूरा हो सका। लेकिन मैंने सोचा, ये हुआ था कि चलो मैं शादी के बाद कभी कर लूँगी, कभी मौका मिला तो शादी के बाद ज़ाहिर है फिर एक बच्चा हो गया, फिर उसके बाद दूसरा बच्चा हो गया, फिर घरदारी और वो सारी जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर। बच्चे हैं माशाल्लाह 3 बेटियाँ मेरी माशाल्लाह। तो, हाँ जी, तो बस एक के बाद एक वो फिर ये कि मुझे कोई ऐसा मौका मिला नहीं कि मैं कंटिन्यू कर सकती। और क्योंकि हम एक ऐसी सोसाइटी में भी तो रहते हैं ना जी, जहाँ पे ये बात हमें कही जाती है कि अभी शादी हो गई, मियाँ पे फोकस करो, बच्चे हो गए, अब बच्चों पे, मियाँ पे, ससुराल पे और अपनी फैमिली और जो अपने ऑब्वियसली बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं उन पे फोकस करो जी। और मर्द शादी के बाद मास्टर्स के लिए बाहर भी चला जाए तो कोई कुछ नहीं कहता। हाँ जी, exactly। चाहे उसके बच्चे भी पीछे हो, बीवी भी पीछे हो, तो कहता खैर है, वो फ्यूचर बना रहा है।
सो ये एक ऐसी सोसाइटी बात का भी तो जी, प्रॉब्लम है ना। जी, मतलब हमारे ऊपर, औरत के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने घर को देखना है, बच्चों को देखना है, तो उसके साथ अपने आप के लिए कुछ करना जो है उसके बारे में तो सोच भी नहीं आती। लेकिन मुझे ये रहा हमेशा से कि नहीं, मैंने अपनी कंप्लीट करनी है, हायर स्टडीज़ जो है ना वो मैंने ज़रूर करना है। लेकिन जिस स्टेज पे मैंने किया वो उस वक्त तक आने में मेरी बड़ी बेटी जो थी वो यूनिवर्सिटी गोइंग थी, माशाल्लाह। तब सेकेंड वाली ए लेवल्स कर रही थी, छोटी वाली जो हाई स्कूल में थी। सो शादी के 20 साल जी 20 इयर्स बाद मैंने, मतलब 20 साल पहले की मैंने बीएससी किया हुआ था। और बस वो फिर वही बात है, अपॉर्चुनिटी भी मिलने की। मैं भी बीए पास हूँ, जस्ट सो यू नो। just so you know, I mean I went abroad, I did my bachelor's, but actually मेरे साथ वही हुआ। हाँ, पहले हमजा पैदा हुए, Exactly. फिर आई गॉट डिवोर्स, फिर मेरा ये था कि भाई कुछ बच्चे का अपने बेटे का फ्यूचर बनाना है, क्या पता कल क्या होगा। देन आई गॉट मैरिड टू फैसल, फिर हसन हुए, नूर, अब नूर 2 साल की। अब ये सोचना कि तालीम, जबकि मेरा सारा खानदान इतना प्रेशर डालता है कि भाई तुम सिर्फ बीए पास हो। आई मीन आई डिड बीए ऑनर्स, आई वाज ऑन द डीन्स ऑनर रोल, लेकिन फिर वहाँ रुक गए ना। रुक गए, हाँ। सो आई एम सो इम्प्रेस्ड विद यू एंड यू आर एक्चुअली एन इंस्पिरेशन फॉर मी राइट नाउ। थैंक यू वेरी मच। मैंने जब स्टार्ट किया तब भी ऐसे ही हुआ कि वो ज़ाहिर है फर्स्ट स्टेप बहुत मुश्किल होता है, आपने इनिशिएटिव लेना है कि आप इस तरह का काम करो जिससे आपका घर भी डिस्टर्ब ना हो, आपके बच्चों की पढ़ाई ना डिस्टर्ब हो, आपको उनको भी आपकी अटेंशन की ज़रूरत है। तो बट मैंने ये चीज़ अपने आप में कर ली थी कि नहीं, मैं घर भी डिस्टर्ब नहीं होने दूंगी और मैं अपना ये पूरा भी करूँगी। और आप यकीन करें जुगन के वो पहला स्टेप डिफ़िकल्ट था। इवन जब मैंने स्टार्ट भी किया तो वो 20 इयर्स के बाद दोबारा से पढ़ना, मुझे तो ऐसे लगता था मेरा जहन जंग आलूद हो गया ना, कि वो चलाने में टाइम लगा। बट एनीवेज आई डिड माई मास्टर्स, और उस वक्त मेरे साथ जो बच्चियाँ थी वो मेरी तकरीबन बेटी की एज की थी। सदके जाऊं। तो देवर, मतलब वो भी Few years older, of course, क्योंकि वो एग्जैक्टली तो masters में एग्जैक्टली, थी। तो वो भी इतनी इम्प्रेस्ड होती थी और कहती थी आप हमारे लिए इंस्पायरेशन है। अब हमें लगने लगा है कि अच्छा अगर शादी भी हो जाए तो कोई बात नहीं, हम मतलब ये सोच सकते हैं कि हम कभी अपनी कंप्लीट कर लेंगे अगर इन केस के पहले हो जाए। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था वो सुन के उनसे भी कि चलें, मैं इंस्पायर कर रही हूँ ऐसी बच्चियों को। तो दूसरी बात ये थी कि मुझे अपनी बच्चियों के लिए भी एक ये मिसाल model छोड़नी बनना थी था। कि अगर आप शादी कर लेते हो और आप आगे जो भी आपके प्लान्स हैं, करियर प्लान्स, वो आप कंप्लीट कर सकते हो, बाद में भी किसी वक्त भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो एनीवेज वो मैंने किया। मेरी टीचर्स भी कई जो थी वो मेरे से छोटी होती थी एज में, लेकिन इट वाज अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस के आई एंजॉयड इट एज वेल। कि वो उनको वैसे ही अगर कहीं आपको डांटना पड़ भी जाता है तो वो किस तरह डांटती कहती है जी मेरी बात सुने आप ही, आप तवज्जो नहीं दे रही पढ़ाई पे। आई मीन हाउ डू यू इवन एड्रेस समथिंग लाइक दैट? बस ये होता है कि जब आप स्टार्ट करते हो ना स्टडीज़, तो आप एक स्टूडेंट बन जाते हो। तो ये है कि स्टूडेंट मोड वो अलहदा होता है, आप मैम मैम करके बात करते हो, बेशक आपसे छोटी हो, यंगर हो एज में। नहीं, पर सबसे मुझे ये बताएं कि डिडंट योर फैमिली एंड फ्रेंड्स टर्न अराउंड, मतलब जिस तरह फ्रेंड्स स्पेशली सहेलियां जो है ना वो सबसे ज्यादा खराब करती है इस मामले में। नहीं, किस पासे निकल पड़ी हो भाई? मतलब अब भी तो बच्चे जरा बड़े हुए हैं और इतनी वो जो होता है ना, क्योंकि बहुत से खवातीन के लिए होता है कि अच्छा जब बच्चे बड़े हो जाए फिर हम रिलैक्स करेंगे, थोड़ा सा अपने आप को स्पॉइल करेंगे। आपने सोचा चलो मैं स्पॉइल करूंगी बट अपने जहन के ऊपर फोकस करूंगी सारा प्रोडक्टिव साइड पे। बेसिकली ये आई हैव बीन वेरी लकी इन दिस कि मेरी फ्रेंड्स भी बहुत सपोर्टिव थी और उन्होंने बल्कि मुझे बहुत इनकरेज किया। और वो कहने लगी कि वाह जी, मतलब तुम चलो कर रही हो, वी विश के हम भी कर सकते। तो खैर आपने ये प्रूव किया है कि हर बंदा सकता है अगर आप करना चाहें तो। एग्जैक्टली व्यूअर्स, यही तो बात है। मुझे बहुत सी ऐसी खवातीन सदरची मिलती हैं। आपको बुलाने का एक मेजर रीज़न ये था कि देखिए बहुत सी खवातीन मिलती कहती हाय जुगन, मैट्रिक ख़त्म करते ही FA स्टार्ट किया या FSC शुरू की तो अम्मा अब्बा ने शादी कर दी। बिल्कुल। तो मैं हमेशा कहती हूँ अब कर लें, तो कहती कैसे, पागल हो गई हो? हजार जिम्मेदारियां हैं हमारे पे, क्योंकि वक्त के साथ जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, कम नहीं होती। बिल्कुल। हमें लगता है बच्चे बड़े हो जाएंगे तो इजी हो जाएंगे, उनके अपने स्यापे होते हैं। सही बात है। और दूसरी बात ये कि जो ज़्यादा मुझे सुनने में मिलता था वो ये कि अब करके क्या करना है, अब पढ़ के क्या करना है। बट आप फिर साइकोथेरेपिस्ट बनी जी, कुछ इसके बारे में भी जी, बताइए, ये वो कैसे हुआ? इस तरह हुआ कि चूँकि मुझे शौक था, हमेशा से साइकोलॉजी में इंटरेस्ट रहा, और फिर ज़ाहिर है जब मास्टर्स किया उसमें भी हमारा एक सब्जेक्ट था काउंसलिंग का, वो मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा और मुझे लगा कि जैसे ना मेरा जैसे एप्टीट्यूड है इस तरफ और मुझे इंटरेस्ट है बहुत।
फिर मुझे लकीली एक अपॉर्चुनिटी मिली, एक कोर्स था, सर्टिफिकेट कोर्स साइकोथेरेपी काउंसलिंग का, वो मैंने लिया, और वो लेके मुझे लगा कि ये है जो मैंने करना। So you finally found what you wanted to I finally found it। और उसमें फर्स्ट ईयर तो आपका ये होता है कि सेल्फ अवेयरनेस पे, सेल्फ ग्रोथ पे काम होता है, तो उसने बहुत कुछ सिखाया। मतलब अब जहाँ मैं हूँ और जिस तरह मैं हूँ, मैं टोटली डिफरेंट थी। मैं अब देखूँ अगर अपना पीछे, तो मुझे लगता है कि मुझ में बहुत फ़र्क आया, बहुत चेंज आया। क्या उसकी वजह चेंज से आया? थी कैसी, अब कैसी है? एक तो कॉन्फिडेंस जो खुद-एतमादी। ज़ाहिर है उसमें लैकिंग थी, और फिर दूसरा ये कि अपने बारे में कुछ बहुत अच्छी तरह से पता नहीं था मुझे। अब मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि मैं क्या हूँ, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, मेरे इंटरेस्ट क्या हैं, मुझे क्या चीज़ करने में अच्छा लगता है, कौन सी चीज़ें मुझे बुरी लगती हैं, मेरी वैल्यूज़ क्या हैं, मैं कहाँ से आई हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ। तो ये एक बहुत एम्पावरमेंट की फीलिंग होती है जो कि पहले नहीं थी मुझे। साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट, इन तीनों में फ़र्क क्या है? साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में तो मुझे फ़र्क पता है, आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड। या साइकाइट्रिस्ट तो बेसिकली मेडिसिन्स देते हैं कि आपका इलाज करते हैं। डॉक्टर्स एज ज़ाहिर है वो डॉक्टर्स ही होते हैं और पेशेंट्स की तरह वो ट्रीटमेंट करते हैं। साइकोलॉजिस्ट भी मतलब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो मेडिसिन्स आपको देते हैं, लेकिन साइकोलॉजिस्ट भी इसी तरह सेशंस लेते हैं, और वो लोगों के लिए जो हम काम करते हैं बेसिकली वही करते हैं, बट थोड़ा सा ना हमारा एक तरीका डिफरेंट है। साइकोलॉजिस्ट अपने तरीके से कर रहे हैं, हम लोग थेरेपिस्ट जो हैं वो अपने तरीके से करती हैं। और मेरी जो ट्रेनिंग है बेसिकली हम रिलेशनल काम करते हैं क्लाइंट के साथ, वो एक डिफरेंट है जो कि साइकोलॉजिस्ट नहीं करते। अच्छा, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि कपल्स थेरेपी या एक ज़्यादा कॉमन चीज़ हो जाए पाकिस्तान में। बिल्कुल। हमारे यहाँ सबसे कम तवज्जो जो है वो जी। मियाँ बीवी के ताल्लुक़ को मजबूत बनाने पे दी जाती है। इसके बारे में आपकी क्या राय है मैम? बिल्कुल ठीक कह रही हैं जुगन, इसकी बहुत ज़रूरत है। और अब जैसे हम देख रहे हैं कि डाइवोर्स रेट बहुत बढ़ रहा है और काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जब बच्चे शादी करते हैं, उसका सुनने में आता है। मतलब मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, जो लोग आते हैं वो इस किस्म के प्रॉब्लम से आते हैं। तो कपल्स थेरेपी हो रही है हमारे यहाँ भी, लेकिन ज़ाहिर है बहुत कम है क्योंकि हमारे पास ट्रेंड थेरेपिस्ट कम है ना। अभी एक दो कुछ इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि ट्रेनिंग कर रहे हैं थेरेपिस्ट की, लेकिन फिर भी कम है क्योंकि नीड बहुत ज़्यादा है। लेकिन एनीवेज फैमिली थेरेपी भी हो रही है, कपल थेरेपी, ग्रुप थेरेपी। लेकिन थेरेपी के साथ इतना स्टिग्मा क्यों अटैच्ड है अभी भी? जी, क्या प्रॉब्लम है? मुझे मतलब मैं कम से कम 16 साल से तो ये बोल रही हूँ ऑन एयर जी। कि व्यूअर्स, खुदा का वास्ता है, मतलब अगर आपको अल्लाह ना करे कैंसर है और डॉक्टर ने कहा है कीमोथेरेपी करानी है, तो आपने वो करानी है, चाहे उससे आपके बाल गिरे जो भी हो, क्योंकि जान बचानी है जी। अगर एक बंदा डिप्रेशन का शिकार है या सीवियर एंजाइटी का या सुसाइडल थॉट्स है उस बंदे को, आप उसकी थेरेपी क्यों नहीं कराते? उसके साथ स्टिग्मा अटैच्ड है। Exactly. इस स्टिग्मा पे मैम हम ब्रेक के बाद बात करेंगे। और ऑल्सो सदफ जी, आई नो दैट ये कुछ बड़ी खूबसूरत सी बास्केट्स भी आप लेके आई हैं, मैंने उस पर भी बात करनी है और कुछ और हमारे गेस्ट भी हमें ज्वाइन करेंगे, बट मैं चाहती थी कि कुछ 1-on-1 टाइम हमें मिल जाए, उसके बाद फिर हम आपस में बैठ के गुफ्तगू करेंगे। बट थेरेपी के साथ स्टिग्मा पे बात करनी बहुत ज़रूरी है, जो हम ब्रेक के बाद करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। जी हाँ व्यूअर्स, सैयदा सदफ रिजवी हमारे साथ हैं। हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पीटीवी पे कौन कौन सैयदा है, तो पता चला कि ये हमारी ये वाली सहेली भी सैयदा ही है। अच्छा सदफ साहिबा की कुछ आपने तस्वीरें देखी ग्रेजुएशन की, तो होता है ना कि जब आप अपने बच्चों को देखते कहते मैं सदके जाऊँ, मैं ग्रेजुएट हो गई तो हमारा बच्चा जवान होके ग्रेजुएट हुआ। एंड व्यूअर्स,
ये वो चीज़ें होती हैं, ये वो मेमोरीज, ये वो इंस्पिरेशंस होती हैं जो हमें ज़िंदगी में फिर आगे हमें भी होप देती है कि भाई हम भी कुछ कर सकते हैं। इनको कम से कम मिल के अब मेरे ख्याल से फिर मुझे गुफ्तगू शुरू करनी पड़ेगी अपनी टीम के साथ कि खुदा का वास्ता है दाखिला कराना है मेरा कहीं इस दुनिया से रुखसत होने से पहले पहले बंदा चले मास्टर्स कर ले, पीएचडी कर ले तो क्या ही बात है। मतलब पीएचडी का कोई प्लान है? मेरा प्लान था बिल्कुल, लेकिन बेसिकली मैंने जहाँ से की उनकी कोई पीएचडी प्रोग्राम्स कुछ देर के लिए बंद किया उन्होंने, कुछ मसला हो गया था, तो मुझे उतनी देर में फिर मैंने ये साइकोथेरेपी का कोर्स कर लिया, तो इसलिए वो रहेगी, वरना मैंने वो कर लेनी बहुत ही थी। खूबसूरत आपने डेकोरेटिव बास्केट्स देखी हाँ हैं, जी। ये भी इनका बिजनेस है। बहुत ही मतलब ये तो Business कहती है is कि ये a शौकिया passion। फनकार है, लेकिन मैं तो उसको बिजनेस ही कहती हूँ क्योंकि अक्सर चीज़ें जो हम शौकिया फनकार बन के स्टार्ट करते हैं वही चल पड़ती हैं। रैप्ड बाय सदफ के नाम से इनका इंस्टाग्राम का पेज भी है, ज़रूर आप लोग चेकआउट कीजिएगा। मैं तो फ़ौरन ही फॉलो कर लिया, बल्कि उसमें एक गोल्डन बास्केट जो वहाँ पे पड़ी हुई है, उस गोल्डन बास्केट को मैंने इनसे लिया नहीं है, खरीदा है। ऑनर कहूँगी, वो होता है ना कि बड़ी प्रॉब्लम होती है होस्ट को हर चीज़ पे जो है ना वो मुफ्ता मारने का शौक होता है। तो ये अब ये आप लोगों को पहले से बता रही हूँ कि मामा की बर्थडे है 5 तारीख को, तो मामा ये मैंने खरीदी है, ऐवी नहीं ली आपको पहले बता दूं। बिल्कुल, खाली बास्केट ही देंगे, उसमें कुछ तो डालेंगे होपफुली भी। उनको पसंद भी आएगी। हाँ। आपके गिफ्ट्स हैं वो अच्छे से। ये मेरा शौक है जुगन, बस ये है कि ये मुझे करते हुए इतना अच्छा लग रहा होता है, आप ये कह लें कि ये मेरी थेरेपी है, ये आपकी तो therapy। इसलिए मैंने स्टार्ट किया है। और वैसे जाहिर है मेरी बेटियों ने ज़्यादा मुझे इनकरेज किया कि आप मामा करें। दूसरों के लिए जो मैं भी बनाती रहती होंगी आप, और तैयार बेसिकली जो उनकी शादियाँ जब मैंने की 2 की है शादी, तो वो उसमें फिर जो मैंने पैकिंग कर करके आगे गिफ्ट्स देती रही, तो मुझे इतना उसमें मैं एंजॉय करती होती थी, तो बच्चियों ने कहा मामा आप करें स्टार्ट इसको। एंड द पॉइंट जब देखें ना एनिवर्सरीज पे हम अक्सर कंफ्यूज हो रहे होते हैं, हम लोग जी। मतलब गिफ्ट देने का है कि बड़ा ही खूबसूरत आप तैयार करके इस तरह से, एंड द पॉइंट इज आई थिंक आपके पास लोग आके दे कैन जस्ट ऑर्डर एंड आप हाँ उस एग्जैक्टली, हिसाब मैं से कस्टमाइज भी बनाती हूँ, और कुछ बनी हुई भी जैसे मेरे पेज पे डिस्प्ले हैं, तो वो अगर उनमें से एक पसंद और आए। भी तो कस्टमाइज्ड है। हाँ, ये तो आइए जरा मेरी हम वो अपनी बन गई है, क्या कहते हैं माशाल्लाह से, सेली। कस्टमर होपफुली कस्टमर एंड सेली। हाँ सेली तो लेकिन डिस्काउंट वाली सेली नहीं, एक तो डिस्काउंट वाली सेलियां बड़ी बुरी होती है ना, हर चीज पे वो। हाँ, ये और बास्केट ये बास्केट मैंने स्पेशल जुगन आपकी और आपकी टीम के लिए बनाई है। मैं टीम को इसमें से कुछ भी नहीं देने वाली हूँ, पहले ही टीम को बता रही हूँ क्योंकि इसमें चॉकलेट्स है और बहुत सी मजे की चीजें हैं, मैं टीम को पहले ही बता रही हूँ, सॉरी मेरी तरफ से ठेंगा, ठीक है ना, ऑनर कह रही हूँ, मच कुछ हो गया। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल एंड लवली प्रेजेंट एंड ट्रिब्यूट टू आवर शो। Thank you. अब व्यूअर्स, जहाँ पे हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं सदफ जी के साथ, वहाँ पे 2 बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटीज़ ने हमें ज्वाइन किया है। जहाँ हम बात करें इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ की, तो 2 और हमारे पास ऐसी कहानियाँ हैं जो आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे। हमारे मुल्क के रिनाउन आर्टिस्ट हैं, बट शबाना जी से क्योंकि लेडीज़ फर्स्ट के साथ चलते हैं, तो शबाना कुरैशी साहिबा हमारे साथ हैं, एक ब्रिलियंट एक्ट्रेस हैं, बहुत से डिफरेंट ड्रामों में आप इनको देख रहे हैं। हैरान कुन बात यह कि 5 साल से इस इंडस्ट्री का हिस्सा है, लेकिन लगता ज़्यादा है क्योंकि माशाल्लाह काम इतना कर लिया। अस्सलाम वालेकुम शबाना जी। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। वेलकम टू द शो। अच्छा, अब जो जेंटलमैन हमारे साथ हैं वो इतने अकम्पलिश्ड हैं कि व्यूअर्स आए मेरे पास 2-3 पेजेस हैं इन्होंने क्या क्या किया है, बट सबसे पहले तो क्योंकि हमारी बरादरी के हैं तो ये कहना बड़ा ज़रूरी है कि एक बेहतरीन एक्टर और एक बेहतरीन होस्ट, ठीक है। अब जो इन्होंने काम किए हैं वो भी बात कर लेते हैं। माशाल्लाह आपने CSS किया, DG पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी भी रहे पेमरा के। मैंने इनको यही कहा, मैंने कहा आप हमारे दुश्मनों में भी एक वक्त शुमार रहे हैं छेड़ाछाड़ी में, एंड देन ऑफ कोर्स राइट नाउ और बहुत सी और आपने चीज़ें की, एंड पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी किया नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। और अब इस वक्त आप एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं, आप एज एन एडवाइजरी इंचार्ज इन द फेडरल इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन के लाहौर रीजनल ऑफिस में हैं, और हमें बताएंगे भी कि आप क्या कर रहे हैं। हमारे साथ अब्दुल बासित खान हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। सर कुछ तुसी छड्डा भी है किसी और के लिए भी कोई काम छोड़ दे सर। देखो ना, मैं ਤੁਹਾਡੀ पैदाइश तो पहले ना टीवी पे काम कर रहे हैं, ये तो है ना फर्क कम से कम, माशाल्लाह। लेकिन कोई ज्यादा पहले से नहीं पैदाइश के। नहीं, वो मुझे अक्सर लोग कहते होते हैं कि बासित साहब हम आपको बचपन से देखते आए, सफेद दाढ़ी। अच्छा, खुद वो आपसे को 15 साल बड़े होते हैं, जब बचपन से आपको देख रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए अब्दुल बासित साहब, सबसे पहले तो आपकी जर्नी हम डिस्कस करना चाहेंगे। ये कैसे हुआ? मतलब एक तरफ मीडिया, एक तरफ CSS,
मतलब माँ बाप जब बच्चे CSS कर लेते हैं तो कहते हैं हूँ बच्चा सारा सेट हो गया, तो फिर एकदम से बच्चा ड्रामे में आ जाता है तो घर वाले कहते हैं है कि कहते हैं ये क्या कहानी है सर? देखिए मैडम, आजकल का जो दौर है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, उसके अंदर आप देखते हैं कि एक एक आदमी कई कई टास्क कर रहा होता है। और इसमें जो CSS जो किया था वो तो एक मेरी ज़िंदगी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेगमेंट था। मैं समझता हूँ कि वो एक वालिदैन के लिए भी प्राइड का बायस था, मेरे अपने लिए प्राइड का बायस था, मेरी फैमिली के लिए प्राइड का बायस था। तो वो तो मैंने कर लिया, और उसके साथ साथ जॉब मैंने तकरीबन कंपेयरिंग टू दिस प्रेजेंट पीरियड, अब मैं 40 साल की सर्विस में कर चुका हूँ आके, माशाल्लाह 40 ईयर्स। लेकिन उसके बाद कोई 1985 के दौरान मुझे ऐसे फील हुआ, एक जैसे कहते हैं ना आमद हुई कहते हैं यार कोई अदाकारी भी कर लो। जैसे लोग कहते हैं यार आप शक्ल की अच्छी तरह अदाकारी कर लें आगे, मैंने शीशे में शक्ल देखी यार मैं भी ठीक हूँ। उसके बाद किसी लोगों को अदाकारी करते देखा यार मैं इससे यार मैं इससे अच्छी अदाकारी मैं भी कर लूंगा। ये वो ख्यालात तो हमारे मेरे ज़हन में आने लेकिन लगे। ये गलत भी जा सकता था, क्योंकि देखें माँ तो अपने बच्चे को चांद भी बुलाती है, मून भी बुलाती है, सोनू भी बुलाती है, जरूरी नहीं है कि वो हो। हाँ ये भी तो होता है ना, ये तो है, लेकिन मुझे अपने पर यकीन- बंदा कहता है ठीक है अच्छा उसमें ये भी वो होता आप था, है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। हाँ। उसमें ये भी होता था, बाज़ वक़्त तस्वीर खिंचवाते थे, पिक्चर्स होते थे, मेरा बड़ा आई ऑलवेज अवॉइड लाइक फॉर्मल ऐसे बैठे हुए, तो मैं ऐसे बातें करते हुए, जानती है मेरी बहन भी साथ बैठी है, तो वो भी बड़े स्टाइल से गुफ्तगू करना, बातें करते ताकि एक नेचुरल उसका हाँ, लुक कुछ आपकी ऐसी भी मैंने तस्वीरें देखी है और ऐसे भी बात उन्होंने करते कहा यार, एक मेरे सीरियल बॉस थे, कहते यार तुम किसी टीवी में या किसी फिल्म में चले जाओ आके, उन्होंने ऐਵੇਂ ही कहा होगा ऐਵੇਂ ही किया और मैंने सीरियस ले लिया और मैंने सीरियस ले लिया। क्या बात है सर। अच्छा Anyway, तो फिर मैंने वो जैसे कराची से सीरियल किया था, गर्दिश था वो 1986 में, अनीता अयूब थी, इजहार काजी He मरहूम was a थे, big hit. रूही बानो मरहूमा थी उसके अंदर, और ज़हूर अहमद साहब थे, शकील साहब बड़े अच्छे एक्टर थे, मैंने उनके साथ पहला एक्सपोजर था काम करने का। तो उसमें एक जागीरदार का एक अच्छा पढ़ा लिखा बेटा दिखाया था, एक ज़रा गुंडा टाइप का दिखाया, तो मेरा पढ़ा लिखा बेटा बना दिया था, तो वो एक मेरा एक्सपोजर था उसमें। मुझे लग रहा है ये भी आपका एक दुख है कि मुझे ये वाला बेटा क्यों बनाया था। अब वो बना दिया, मैं पता नहीं हो के सर देखिए वो एक बात होती है ना, कुछ लोगों की थोड़ी बर्गर लुक होती है। हाँ। आजकल की जुबान में कहते हैं ना बर्गर, तो थोड़ी सी आपकी है। हाँ सूट बूट इंग्लिश टाइप। चले चले मैं बीवी को कायल करूंगा कि देखो मेरी अब तो ऑन एयर चलेगी ये बात। और नहीं हम तो कब से कह रहे हैं सर। अच्छा वो नहीं मानती, वो कहती तू पेंडू है मेरी बेगम कहती तू पेंडू है। आप वो कहती हमारे तू भाई के बारे में ऐसी बातें नहीं कर सकती क्योंकि हमने ब्रेक में कुछ ऐसी बातें डिस्कस की हैं जो वो घर आके आपसे डिस्कस करेंगे। ये ख्याल रखना आपने भाभी। तो मेरा जो मेन प्रोग्राम था ना वो मेरे कराची से हुए हैं, उसमें जैसे कासिम जलाली वाज माय मेंटर, उनके साथ ही मैंने काम किया और ऐसे प्ले किए जो कि नॉर्मल प्ले से हटके थे। मसलन एक जो फ्लाइट 03 था, चीफ हाईजैकर का रोल किया था मैंने, उसमें जहाज़ अगवा किया था। तो उस वक्त वो कहने लगे ऐसा बंदा होना चाहिए जिसकी शक्ल ना किसी को पता हो, क्योंकि हाईजैकर की शक्ल तो लोग नहीं जानते ना। तो अगर कोई बड़ा मुसलमान एक्टर होता वहाँ तो कहते हैं ये वो एक्टर है, हाईजैकर नहीं है, राइट। तो उसके बाद फिर एक ऐसा प्ले था जिसमें कि रशियन ने अटैक किया था वहाँ पर अफगानिस्तान में, तो एक सिंबॉलिक प्ले था डॉक्टर तारिक अजीज़ का, उसके अंदर जनून नाम का, उसमें हम 3 कैरेक्टर थे। शकील साहब अमेरिकन प्रेसिडेंट बने थे, मैं रशियन प्रेसिडेंट बना था, और साथ मरहुमा ताहिरा वास्ती साहब। कुछ हल्के से रूसी भी लगते हैं आपसे। अब आप जो कह रहे हैं वो लग भी रहे हैं आप। कुछ रिकॉल हो रहा है आपको थोड़ा हल्का हल्का छट्टा सा महसूस हो रहा है। तो वो फिर वो प्ले किया, शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स होते हैं 3 और ये दुनिया को बांट रहे होते हैं, वो एक बड़ा ऐसा नफ्सियाती सा प्ले था और वो मैंने किया था। फिर एक बड़ा जनरल नोरेगा थे पनामा के सदर, वो रोल भी मुझे मिला उसमें आके, अनीता अयूब वाज माय मिस्ट्रेस, और वो बड़ा खूबसूरत किस्म ग्लैमरस प्ले था। उसके अंदर पर्सन जो कि एक नारकोटिक्स बैरन से हो के एक प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री बन जाता है, एक वो रोल बड़ा इंपॉर्टेंट था मेरा, वक्त का आसमान। So it's been a beautiful journey Yes, of course. और consistently And I enjoyed it. बैलेंस कैसे ढूंढा आपने सर? मतलब आपका काम भी जो बाकी भी आप काम करते हैं, मतलब जो दूसरे काम जो एक्चुअली आपका प्रोफेशन, जो जिसको आप अपना प्रोफेशन कहते हैं, हम कहते हैं आप एक्टर हैं, आप कहते हैं आप ये, वो एक हमारा चलता रहेगा तजाद। लेकिन मुझे ये बताइए कि बैलेंस कैसे करते थे? देखिए, बैलेंस एक्टिंग तो बहुत टाइम मांगती है ये मैं अपनी और तारीफ, होस्टिंग भी आपने की है एक अरसा, वो भी बहुत टाइम लेती हाँ है। ये मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ आगे कि हर इंसान की पर्सनैलिटी में कुछ चीज़ें होती हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं। मेरे अंदर एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ये है कि मैं बैक वक्त 3-4 काम कर सकता हूँ आके,
यानी फैमिली को भी खुश रख सकता 4 हूँ। बच्चे माशाल्लाह। हाँ जी, हाँ 4 फैमिली को भी एंटरटेनमेंट करना, सब कुछ करना, तो वो सब चीज़ें होती हैं आगे। तो उसके साथ साथ मैंने ये देखा कि हमारे यहाँ तो चूँकि सर्विस में बताया जाता है ना कि आप जब सर्विस नौकरी कर रहे होते हैं तो आप ये नहीं होता कि एक टाइम का मक्खी मारे थे, कोई इधर से कोई चीज़ आ रही है, कोई इधर से कोई चीज़ आ रही है, कोई मीटिंग आ रही है, प्रेसिडेंट साहब के पास जाना है, कोई प्राइम मिनिस्टर साहब के यहाँ मीटिंग हो रही है, कोई इसी की मीटिंग हो रही है, तो लाइकवाइज डिफरेंट काइंड्स ऑफ मीटिंग होती थी आगे। तो ये मेरे अंदर पर्सनैलिटी में एक प्लस पॉइंट था, एक स्ट्रॉन्ग। मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र करता हूँ कि मैं, लेकिन अब ये नहीं आप पता कि बहुत कम मर्दों में से एक ऐसे मर्द हैं जो मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, क्योंकि हम खवातीन का यही पिटना रहता है कि भाई मल्टीटास्किंग तो नहीं कर सकते, क्योंकि टीवी देख रहे हैं तो सिर्फ टीवी देखना है। एब्सोल्युटली। तो आप लेकिन इसमें एक नेगेटिव पॉइंट भी हो जाता है, बाज़ वक़्त ऐसा हो जाता है कि आप जब मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं तो मैं एक्सेल नहीं कर सकते सबके साथ, कहीं आप शेड में आ जाते हैं, कहीं आप ज़्यादा एक्सेल कर जाते हैं। लेकिन चूँकि बेसिकली हम जेमिनी, तो मेरे अंदर ये खूबी अल्लाह ताला दी हुई है कि मैं बैक वक्त चीज़ें करते रहता हूँ। उस लिहाज से फिर ये मेरे जो प्लेस थे सारे वहाँ के कराची के, फिर मैंने इस्लामाबाद से प्ले किया, एक सारंग था सीरियल किया, इसी तरह मैं लाहौर से ग्रीन कार्ड वगैरह किए, सुराग ज़िंदगी किए, बानो आपा के प्लेस किए। आई वाज यू कैन से अ पार्ट टाइम टीवी एक्टर। सर सानू तो तुसी फुल टाइम ही लगते हो, लेकिन ठीक है ना, उस वक्त लोगों ने अपने पूरे करियर में इतना बॉडी वर्क नहीं किया होता जितना आपने अपने पार्ट टाइम करियर में कर लिया। उस वक्त थे ही 2 चैनल ना, एक पीटीवी था, एक एसटीएन था। हाँ जी। तो जाहिर है कि वो उसी जगह पर एक पीटीवी सारे पाकिस्तान में देखा जाता था। मुझे अब भी लोग पहचान लेते हैं आगे, हालांकि वो मेरे ख्याल है कि अच्छी खासी उम्र के दादा की उम्र के होते हैं, कहते हैं हाँ हम आपके प्ले देखा करते हैं उस ज़माने में आके। तो वो छाप जो है पीटीवी की, आप देखें कि इसकी जो है वो पूरे पाकिस्तान में, इवन देहातों में भी होती है, उसका कोई नेमुल बदल कोई नहीं आगे। तो लाइक वाइज ये मैंने वो काम किए। फिर इस तरह एक गेस्ट हाउस था, वहाँ भी कर लिया, जहाँ जहाँ मौका मिलता गया मैं अपना वो करता रह गया। और फिर बेगम साहबा ने फरमान जारी किया, उन्होंने कहा भाई अब बहुत हो गई, बस छोड़ दो काम आगे। ये देखो ना, ये अब ख्वातीन ये को आपने जेन्युइन माँ का रोल अदा किया है। पता भाई, वो कहती है कि करके वखा, हाँ उन्होंने पता क्या कहा, शी हैड अ पॉइंट, मैं बता, वो कहती जी तुमने अदाकारी शुरू की मेरे से शादी से पहले की, अगर मुझे पता होता तुम अदाकार हो तुम्हारे से शादी ना करती। अच्छा फिर तो ठीक है, अब आपने नहीं करना क्योंकि अभी स्टेज पे नहीं आ सकता। तो फिर मैंने कहा शी हैड अ पॉइंट, सो आई डिसाइडेड, क्योंकि मेरा एक सपोर्टिंग जो तरह से था ना, सर्विस वाला काम, अगर मैं एक फुल टाइम कर रहा होता ना तो मुझे छोड़ना ये वो दिल को लग जाती है परेशानी, यार मुझे देखो मुझे मेरे साथ ज्यादती कर दिया। लेकिन चूंकि मैं सर्विस में इतना मशगूल वो हो गया, मसरूफ, जिसकी वजह से मुझे वो इतना फील नहीं होता आज तक। आप बिल्कुल। मैडम आपकी कहानी, आपकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आपने 25 ईयर, आई थिंक 27 ईयर्स आपने दुबई में गुजारे, 10 साल आपने वहाँ पे जॉब भी की जी। एंड देन 5 ईयर्स अगो एक्टिंग। बिल्कुल कोई जहन में नहीं था ऐसा कि मैं पाकिस्तान जब सेटल होंगी तो मैं आके इधर एक्टिंग में जाऊंगी। अगर शौक़ होता तो मैं बहुत पहले आ जाती, अब खैर शौक़ बन गया है। तो मैंने बस आके मैंने कहा अपने फैमिली बच्चों से कि मैं ट्राई करती हूँ। बच्चे बड़े हो गए, अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर ली, तो उन्होंने कहा कि ठीक है कर लें। उन्हें पता था इनका तो कोई दूर दूर तक जानने वाला ही नहीं है, फैमिली में भी कोई नहीं है, एक घर से निकल के खातून इधर आती हैं। तो बस स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद फिर प्रॉब्लम्स हुई। क्या मतलब मीडिया में आने के बाद मीडिया से प्रॉब्लम्स नहीं हुई, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स हुई। जैसे कि मतलब सॉरी पर्सनल सवाल है, बट मतलब जस्ट टू अंडरस्टैंड। मतलब मेरे हस्बैंड और बच्चों की तरफ से तो मुझे काफ़ी सपोर्ट थी, उनकी इजाज़त से, उनके उससे ही गई थी, देख के भी खुश होते। लेकिन फिर बाहर के कुछ लोग होते हैं फैमिली के, को जो ये तो इमीडिएट फैमिली थी ना, तो उनको फिर प्रॉब्लम हुई क्योंकि फैमिली में कोई भी नहीं है, अच्छी जगह नहीं है। अच्छा, जबकि मेरा जो ज़ाती एक्सपीरियंस ये है कि बहुत अच्छी जगह है। मैं तो सबको यही कहूँगी कि आएँ, जिनको भी शौक़ है वो ज़रूर आएँ। और मेरा ज़ाती वाकई एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छे लोग मिले और बड़ी इज्जत मिली, क्योंकि हर जगह, क्योंकि किसी भी मेरा ख्याल है अगर आप ओपन फील्ड है मैम, जी बिल्कुल, हर चीज़ सबके सामने होती है। लेकिन आप देखें स्टिग्मा अभी भी है। आप देखें यंग लोग, मतलब मेरे आई हैड अ वेरी टफ टाइम, अभी भी मेरी फैमिली इंतज़ार करिए कि ये किसी सही, ये अपने एक्चुअल प्रोफेशन की तरफ कब आएगी। मैं कहा हूँ नैस बुढ़ी वारी उम्र ते हूँ मैं करना ही किया, मैंने आंदा ही है। बट द फैक्ट इज इट इज, आई मीन इट इज दिस चिप ऑन द शोल्डर कि क्यों, और अगर आना भी है मीडिया में तो किसी सीरियस काम की तरफ आए, एंटरटेनमेंट की तरफ नहीं। समझते नहीं हैं ये लोग, बिल्कुल भी इनकी समझ, इन लोगों को समझ ही नहीं आती कि भाई आप लोग हर फील्ड में है, हर फील्ड में अगर कुछ भी गड़बड़ है तो वो हर फील्ड में, सिर्फ मीडिया को ही क्यों टारगेट बनाया जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़े एजुकेटेड लोग हैं, बड़े अच्छे समझदार पढ़े लिखे लोग
मतलब बड़ी रिस्पेक्ट मिली, मुझे तो बहुत रिस्पेक्ट मिली, मैं तो ये आप कहूँगी। बड़ी इंटरेस्टिंग बात करी, क्योंकि हम इसी पे स्टिग्मास की ही बात कर रहे थे। सदफ जी, आई वुड वांट कि आप इस बात को कंक्लूड भी करते हैं जो हम अभी कर रहे थे थोड़ी देर पहले, कि भाई थेरेपी के साथ भी बड़ा स्टिग्मा है। एक बंदा जहनी दबाव का शिकार है, स्ट्रगल कर रहा है, कि यंग बच्चा है या कोई बुजुर्ग खातून या मर्द है या कोई यंग वर्किंग मैन जो है, उसको सडनली नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, उसके अंदर दवाइयों पे दवाइयाँ जो है उसको खिलाएंगे इमरजेंसी में जाके डॉक्टर से पूछ के, लेकिन थेरेपिस्ट के पास नहीं लेके जाएंगे। व्हाट इज दिस प्रॉब्लम मैम? सेम यही ऑब्जर्वेशन मेरी भी है। जितने हम लोगों के पास अगर कोई आ भी जाता है ना, तो वो भी एक तो ये कहते हैं कि जी किसी को पता ना चल जाए। कई लोग तो कह रहे हैं कि हम अपनी फैमिली से छुप के आ रहे हैं, किसी को पता ना चले, कोई मुझे यहाँ आता देख ना ले। तो ये चीज़ समझाने की ज़रूरत है, थोड़ी सी अवेयरनेस की। ज़ाहिर है जैसे आपका फोरम है और इसी तरह ही मीडिया कुछ मतलब थोड़ी इस पे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है कि लोग इससे अवेयर हों कि ये इसमें कोई ऐसी मायूब बात नहीं है, ना ये कोई ऐसी चीज़ है जो कि बेसिक जो एक होता है व्यू वो ये है कि जी मैं कोई पागल हूँ जो मैं थेरेपी लूँ। तो ये थोड़ा सा अभी नहीं हो, लेकिन हो सकते हो अगर ना कराओ इलाज। एग्जैक्टली अगर आप पहले कर लेंगे और ले लेंगे थेरेपी, तो उससे ये है कि आप सीरियस किसी तरफ नहीं जाएंगे। बेसिकली हम जो चीज़ों को इग्नोर कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम उनको आदतें कह देते हैं, या मेरी नेचर है, गुस्सा बहुत आता है, बस तोड़ फोड़ कर दी या किसी को लगा दी, वो मेरी आदत है। ये नहीं होता। अगर आपकी वजह से आपके साथ वाले या आपकी जो फैमिली है, हाँ जी, को वर्कर्स हैं, उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है या वो तंग हो रहे हैं या आप खुद तंग हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको कुछ थोड़ा सा ज़रूरत है किसी हेल्प की, और वो ले लेने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, यहाँ पे व्यूअर्स हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अब्दुल बासित साहब एक बहुत इंपॉर्टेंट पैगाम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। आपको गाइडेंस हमने देनी है। ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। जी हाँ व्यूअर्स, वेजिटेरियन खाना भी मज़े का लग सकता है। अब हमने वेजिटेरियन बिरयानी बनाई है। और ज़रा बताइए कि क्या क्या तैयार किया आज आपने? आज हमने चिकन और आलू के कबाब तैयार किए हैं विद वेज बिरयानी एंड कुकम्बर रायता। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू। एवरीथिंग लुक्स ग्रेट। थैंक यू। और व्यूअर्स, जैसे कि आपके साथ शेयर किया, हमारे साथ 3 बहुत ही इंस्पिरेशनल पर्सनालिटीज़ हैं, लेकिन आज एक ज़रूरी काम भी हमने अब्दुल बासित खान से करवाना है। सर, ये बताइए कि ये जो आप काम कर रहे हैं एज एडवाइजरी इंचार्ज इन द फेडरल इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन लाहौर के रीजनल ऑफिस में, ये काम एग्जैक्टली है क्या, और ये हमारे व्यूअर्स के लिए कैसे एक यूज़फुल चीज़ है? देखिए, जो कि बात यह है कि हर आदमी जो है वो बाज़ ये ख्वाहिश करता है कि मैं अपनी इंश्योरेंस कराऊं। एक लाइफ इंश्योरेंस होती है, एक जनरल इंश्योरेंस होती है। लाइफ का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में अगर खुदा ना खास्ता कोई हादसा वाक़ हो जाता है तो आपके बच्चों को, फैमिली को वो प्रोटेक्ट करती है। दूसरी है जनरल की, जैसे गाड़ियों की, मकानों की, आप बाहर से सामान मंगाते हैं उसकी इंश्योरेंस क्लेम करती है। ये 2 तरह की होती है। इसमें अब ये पैगाम ये है इम्पॉर्टेंट, ये कि जो हमारे लोग होते हैं ना, बहुत सारे बेशुमार, चूँकि हमारे पास हज़ारों कंप्लेंट्स आती हैं, बैंकों में वो इंश्योरेंस करवाते हैं। बैंकों को भी ऑथराइज़ किया स्टेट बैंक ने, SCCP ने, कि वो इंश्योरेंस कर सकते हैं। अब आप मैनेजर हैं, मैं एक आपके पास आता हूँ बंदा कि जी मेरे 50-60 लाख या 1 करोड़ पे आपके पड़े हुए हैं, आप कहते हैं आप इसको इन्वेस्ट कर लें आके, और आपको बड़ी अच्छी प्रपोजल देते हैं कि जनाब आप ये कर लें, इंश्योरेंस करवा लें। अब वो जब इंश्योरेंस करवाता है उससे ऑटो डेबिटिंग पे साइन करवा लेते हैं। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जब वो बैंकों के ज़रिए इंश्योरेंस कराएं तो नंबर 1 चीज़ ये है कि अगर तो लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं, साहिब इल्म हैं, तालीम याफ्ता हैं, देन ही शुड बी वेरी मच केयरफुल कि वो जो फॉर्म फिलअप कर रहा है वो उससे आगाह है। जब आप ऑटो डेबिटिंग साइन करते हैं, आप उनको चेक दे देते हैं एक तरह कि जब मर्जी मेरे अकाउंट से पैसे निकलवा लिया करें जी। अब आपकी इंश्योरेंस वो कर देते हैं आके। उसमें जो इंश्योरेंस करने वाला बैंक मैनेजर होता है उसको मिलता है कमीशन, प्लस ये कि कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस भी होते हैं, जो मॉर्टेलिटी रिस्क होता है वो होते हैं। अब जब वो पहला प्रीमियम देता है, दूसरा देता है, तीसरा देता है, उससे पता लगता है मेरे पैसे कट रहे हैं, पूछते ना मेरे पैसे कितने हैं, उसने 3 लाख रुपए दिए तो कहते हैं आपकी कैश वैल्यू है इसमें 1 लाख रुपए की। उसके एकदम से जनाब वो परेशान हो जाता है। वो क्या करता है, एग्जैक्टली वो कहता है जी मुझे एप्लीकेशन देता है कि जी मेरे पैसे वापस करो। अब उसे कैश वैल्यू के मिलते हैं।
कहने का मकसद ये है कि अगर आप जब बैंक इंश्योरेंस करवाते हैं तो बैंक इंश्योरेंस करवाते वक्त आपने प्रीमियम पूरे 10 साल तक देने हैं। अगर आपने एक दे के चले गए और आप घबरा गए तो आपको 1 लाख दिया तो आपको 20-25 हज़ार मुश्किल से मिलेंगे। बेसिकली पॉइंट ये है कि सर कोई भी कागज साइन करने से पहले, कोई भी चीज़ जो है किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर अपना सिग्नेचर डालने से आप एक तरह से अपनी ज़िंदगी को साइन अवे कर देते हैं, तो सोच समझ के किया। और इसमें ये भी चीज़ है कि मैं ये नहीं कहता कि अनपढ़ या ऐसे लोग जिनको इल्म नहीं है वो फंस जाते हैं, पढ़े लिखे लोग भी इसमें आ जाते हैं। मेरे साथ हो चुका है। ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें ये है कि हमारे जो डॉक्टर मोहम्मद खावर जमील साहब हैं, इज़ और वफाकी मौसम पाकिस्तान है इस वक्त आगे, डॉक्टर जमील जालवी का नाम सुना, उनके फर्जंद अर्जमंद है। अच्छा, उन्होंने क्या किया, जब वो आए थे तो उन्होंने कहा कि जी 2 तरीके हैं, जब हम कोई फैसला करते हैं, ठीक है, आपके हक में है या कंपनी के हक में है, तो जाहिर है दोनों के पास 2 अपीलें हैं। एक तो वो वफाकी मौसम खुद सुनते हैं और दूसरी होती है प्रेसिडेंट के पास अपील जाती है आके। तो ये 2 अपीलों का उनके पास वो होता है। और ये हमारे यहाँ नॉर्मली देखा गया है कि जब वो लोग अपीलों में जाते हैं तो मज़ीद पैसे और खर्च होते हैं, मज़ीद उनका टाइम और ज़ाया होता है। हम ये कहते हैं कि बजाय प्रोसिक्यूशन के परसुएशन करते हैं, एमिकेबल सेटलमेंट पे जाते हैं। अच्छा। एमिकेबल सेटलमेंट ये है कि आपके 10 लाख हैं, आपको वो 7 लाख दे रहे हैं, तो आप कहते हैं नहीं जी 10 चाहिए। हमने कहा भाई 10 ना लें, अब 7 लाख ले लें, क्योंकि वो कमीशन भी ले गया बंदा। देखिए, एक तो पॉलिसी आपसे डायरेक्ट कंपनी ने कर दी और दूसरी पॉलिसी मैंने कहा बैंक के थ्रू आएगी, तो वो हमें कहते हैं कि भाई अब वो आप इस तरह कर लें, ये 7 लाख रुपए ले लें। वो कहता है जी अच्छा, बजाय ये कि मैं 2 अपीलें करूँ, 2 साल और चले 7 लाख रुपए दे दें। तो वो 7 लाख रुपए देने से उसका मसला एमिकेबल सेटलमेंट हो जाती है। और जब वो सेटलमेंट होती है तो अब आप देख लें कि जब ये हमने शुरू किया था काम, उस वक्त मिलियंस में थी रिकवरी ऑफ दी फेडरल इंश्योरेंस ओम्बड्समैन की। नाउ इट इज़ 2.1 बिलियन। तो ये जब एमिकेबल सेटलमेंट से बड़ा फ़ायदा हुआ। तो मेरी गुजारिश सिर्फ ये है लोगों से, जो भी हैं पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, कि जब बैंक से करवाते हैं इंश्योरेंस तो खुदारा आप हर चीज़ को पढ़ें, गौर से देखें। और अब अगर आपने पॉलिसी करवा ली है, ये हमारा प्रोग्राम बाकायदा प्राइवेट चैनल्स भी मैंने अवेयरनेस कैंपेन चलाई हुई है, तो इसको अब 10 साल लेकर चलें। अगर आप 10 साल से पहले इसको ख़त्म करेंगे प्री मैच्योर, देन आपको यू विल हैव टू सस्टेन, लॉस होगा बहुत ज़्यादा। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैगाम था, मैंने कहा आपको बता दूँ। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस दैट इन्फॉर्मेशन। मैंने कहा कि इस गपशप के दौरान एक इम्पॉर्टेंट मैसेज भी हमारे व्यूअर्स को जाना चाहिए। मैम, बिल्कुल शो का वक्त ख़त्म होने को है, आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? बहुत से लोग मीडिया में आना चाहते हैं, डिफरेंट एज ग्रुप्स के, चाहे वो बिल्कुल छोटे से बच्चे हों टू हमारी बुज़ुर्ग कम्युनिटी, आप क्या कहेंगे? देखिए, आने का तो सबको बहुत शौक़ होता है। मैं अपनी एज ग्रुप के लोगों को ज़रूर ये पैगाम दूंगी कि अगर वो अपनी फैमिली लाइफ से, अपनी मसरूफियत से फ्री हो गए हैं, 25 का एज ग्रुप जो है कुछ नहीं कहना आगे, ओके तो वो ज़रूर आएँ। ऐसा कोई ख़तरनाक, कोई खौफज़दा सा ये कोई जगह नहीं है। यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं और हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अपना शौक़ पूरा करें और कुछ दे के जाएं आप। और दूसरी बात आप ये देखें कि 5 साल के अंदर मेरा भी एक प्राइवेट चैनल पे ऑन एयर ड्रामा हुआ है कलंदर, और मैंने बहुत सारे टीवी सीरियल कर लिए हैं, मूवीज़ कर ली हैं माशाल्लाह, और यूट्यूब चैनल बना लिए। तो मेरा ख्याल है कि इससे टिकटॉक भी बना लिया टिकटॉक भी बना लिया, हम ये डिस्कस कर रहे थे। वी आर सो प्राउड ऑफ यू मैम, थैंक यू सो मच। यू आर एन इंस्पिरेशन सर, यू आर एन सदर। अपने आप को बुढ़ापे की तरफ नहीं ले जाना चाहिए। मैं कहती हूँ कौन सा बुढ़ापा जानू, 18 से 25 क्या बात कर रही हैं? नहीं, लोग जो सोचते हैं तो मैं कहती हूँ करके ना। अच्छा सर, जी फाइनली व्हाट वुड यू लाइक टू से टू पीपल? मैं तो ये कहूँगी जी कि अपने ख्वाबों को चेज़ करना कभी ना छोड़ें, ख्वाब देखें भी, और यू कैन अचीव एनीथिंग अगर आप उसके लिए लगे रहेंगे तो। और अपनी ज़िंदगी का हमेशा एक मकसद बना के रखें और उस मकसद के लिए आप चलें, वो आपको मोटिवेशन भी देगा। अब आगे जाना है, क्योंकि ये एक व्यूअर ने आपके लिए मैसेज, एक सवाल भेजा है आयशा ने मुल्तान से, कि सदर जी से पूछे कि जी आप पढ़ाई भी कर ली, साइकोथेरेपिस्ट भी बन गई हैं और साथ में अब ये अपना उन्होंने बिजनेस भी करी है, चाहे आप उसको शौकिया फनकार में, इनका नाम भी मैंने शौकिया फनकार रख दिया, तो बट वो एक काम है। अब इसके बाद आपने क्या करना है? कौन सी पहाड़ी सर करनी है? क्या ये क्वेश्चन ना बहुत लोग मुझसे कहते हैं, अब क्या करना है? तो ऐसे देखें, जो जब तक लाइफ है ना, जब तक ज़िंदगी है, तो ये चीज़ें नहीं ख़त्म होनी चाहिए। यू नेवर नो, मतलब आगे क्या आना है ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ मुझे क्रिएटिविटी पसंद है, मुझे क्रिएट करना चीज़ें पसंद है, जैसे ये भी आर्ट वर्क और इस तरह से। तो मैं हमेशा ऐसी ही किसी चीज़ के लिए लगी रहूँगी, जो भी आगे आएगी अपॉर्चुनिटी आई विल मतलब ग्रैब। अमेजिंग।
Thank you so much for your time. Really, really appreciate it. God bless you guys. और thank you so much to our chef as well. Viewers, ultimately जो आज हमने 3 मेहमान इनवाइट किए, वैसे तो ये इनका अपना ही चैनल है, शायद मैं यहाँ पे मेहमान हूँ, स्पेशली सर आपके तो ये घर है. बट व्यूअर्स, बात बड़ी सिंपल है. हम हमेशा इंस्पिरेशन पता नहीं क्यों अपने मुल्क से बाहर या कार्टून कैरेक्टर्स या सुपर हीरोज़ में ढूंढ रहे होते हैं. सुपर हीरोज़ हमारे साथ ही रहते हैं, हमारे साथ उठते बैठते हैं. ये वो लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी, अपने सर्कमस्टांसेस सबको बैलेंस में लेके अपने करियर्स को भी परसू किया, अपने पैशन को भी परसू किया, अपनी फैमिली लाइफ को भी साथ लेके चले. हर इंसान ने अपने अपने हिसाब से चीज़ों को आगे लेके पड़े. और अगर हम भी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, आप और मैं, तो हम कर सकते हैं, एज़ लॉन्ग एज़ वो एक जायज़ चीज़ है, किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं कर रहे, हमारी नीयत अच्छी है, तो फिर रब ताला मदद करने वाले हैं. सो आज इन तीनों इंस्पिरेशंस को अपने जहन में रखते हुए, जो भी कुछ सोचा हुआ है जहन में, उसको करने की तरफ कदम उठाएं. अपना ख्याल रखिएगा. ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी. खुदा हाफिज़.